झाओ हाई ने घूर कर देखा, उसने नहीं सोचा कि उसने वास्तव में पूरा दिन और रात अभ्यास किया है। ग्रीन का सवाल सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, दादाजी ग्रीन, मेरी बैटल क्यूई 8वीं रैंक पर पहुंच गई है। जब झाओ हाई ने अपना उत्तर दिया तो उपस्थित सभी लोग चौंक गए। उनमें से हर एक ने झाओ हाई को एकटक देखा। काफी समय के बाद ग्रीन की दोनों आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यंग मास्टर, क्या आपकी बैटल क्यूई वास्तव में 8वीं रैंक पर पहुंच गई? इसे मेरे लिए संचालित करें, मुझे देखने दीजिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया। 8वीं रैंक के योद्धा के रूप में वह बैटल क्यूई अभिव्यक्ति हासिल करने में सक्षम थे। एक विचार के साथ झाओ हाई ने अपनी सुनहरी बैटल क्यूई को अपने शरीर के भीतर से बाहर निकाला, जिससे कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। झाओ हाई एक छोटे सूरज की तरह दिखता था, लेकिन अत्यधिक गर्मी के बिना। चूंकि उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, झाओ हाई को अपनी बैटल क्यूई वापस लेने में काफी समय लगा। फिर भी ग्रीन अभी भी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। झाओ हाई के 8वीं रैंक हासिल करने के साथ उन्हें पहले से ही महाद्वीप में एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। एक 8वीं रैंक का योद्धा जो कई तत्वों के 8वीं रैंक के जादू का भी उपयोग कर सकता है। जब भी ग्रीन ने झाओ हाई के दुश्मनों के बारे में सोचा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन दया महसूस कर रहा था। झाओ हाई द्वारा अपनी लड़ाई क्यूई को पुनः प्राप्त करने के बाद ग्रीन ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में 8वीं रैंक है। जबरदस्त युवा मास्टर, मेरा प्रस्ताव है कि हर शाम 2 घंटे मैं और कुन अंतरिक्ष में आएंगे और आपको बैटल क्यूई से लड़ने के बारे में सिखाएंगे। जब झाओ हाई ने सुना कि ग्रीन ने अभी क्या प्रस्तावित किया है तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर शिकायत करने लगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि ग्रीन अपनी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। अंतरिक्ष उसे एक पल में 0 से 8वीं रैंक पर पहुंचा सकता है, लेकिन यह उसे युद्ध कौशल में मदद नहीं कर सकता। यदि झाओ हाई के पास केवल बैटल क्यूई थी लेकिन उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था, तो वह कभी भी सच्चा विशेषज्ञ नहीं बन पाएगा। योद्धाओं के बीच लड़ाई में झाओ हाई 5वीं रैंक से आसानी से हार जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ठीक है दादाजी ग्रीन, राहत महसूस कर सकते हैं। मैं हर शाम आपको और दादाजी कुन को फोन करूंगा। ठीक है लॉरा, क्या तुमने चार्ली को स्पष्टीकरण दिया? लॉरा जो पास में बैठी थी मुस्कुराई। निश्चिंत रहो, वह मामला पहले ही सुलझ चुका है। लेकिन भाई हाई, क्या आपको लिविंग रूम में कुछ अलग नजर आया? झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर उसने लिविंग रूम के चारों ओर देखा। हालांकि उसे कुछ अजीब नजर नहीं आया। उसने भ्रमित भाव से लॉरा की ओर देखा। लॉरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई धातु की चीजें नहीं हैं? झाओ हाई ने ध्यान से देखा और वास्तव में लिविंग रूम में धातु से बनी कोई भी वस्तु नहीं थी। फिर भी हैरान नजर से वह लॉरा की ओर मुड़ा। क्या हुआ? कमरे में कोई धातु की वस्तु क्यों नहीं है? क्या उन्होंने मेरी खेती को प्रभावित किया? लॉरा ने जवाब दिया, हमें डर था कि तुम उन धातु की वस्तुओं से पीट पीट कर मार दिए जाओगे। आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आपने बैटल क्यूई का अभ्यास किया तो कमरे में मौजूद सभी धातु की चीजें आपकी ओर उड़कर आईं, जैसे कि कोई विशाल मानव आकार का चुंबक हो। भाई हाई, मुझे लगता है कि आपको अपनी बैटल क्यूई के साथ साथ इस नई क्षमता को भी प्रशिक्षित करना चाहिए। मुझे संदेह है कि आपने एक अपसारी क्षमता हासिल कर ली है जो धातुओं में हेरफेर कर सकती है। लॉरा का वर्णन सुनने पर झाओ हाई का दिमाग मदद नहीं कर सका, लेकिन एक निश्चित सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचा, जिसने अपने पूरे शरीर पर एक अजीब हेलमेट के साथ एक लबादा पहना हुआ था। एक आदमी जिसका नाम मैग्नेटो था। पृथ्वी पर वापस झाओ हाई एक्स-मेन श्रृंखला से मोहित हो गया था। मुख्य खलनायक मैग्नेटो ने झाओ हाई पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब लॉरा ने उसे बताया कि उसने धातु हेरफेर डाइवर्जेंट एबिलिटी विकसित कर ली है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले मैग्नेटो क्यों आया। झाओ हाई को हमेशा मैग्नेटो की क्षमता से ईर्ष्या होती थी, इसलिए जब उसे पता चला कि उसके पास मार्वल खलनायक की शक्ति है तो वह बहुत उत्साहित हुआ। इस समय ग्रीन ने कहा, युवा मास्टर, मुझे लगता है कि आपको अंतरिक्ष से बाहर जाना चाहिए और स्थिति को देखना चाहिए। लॉरा ने कहा कि आप कल खेती कर रहे थे, अगर आप आज बाहर नहीं गए तो चार्ली को यह संदिग्ध लग सकता है। झाओ हाई ने तुरंत मॉनिटर चालू किया और बाहर की ओर देखा। ये देखकर कि नाश्ते का समय हो चुका है, झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज शाम फाइटिंग प्रैक्टिस और मेटल मैनिपुलेशन के प्रशिक्षण के लिए अंतरिक्ष में लौटूंगा। ग्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो, अब तुम 8वीं रैंक पर हो, महाद्वीप के विशेषज्ञ हो। जब तक आप अपनी युद्ध तकनीकों में लगन से प्रशिक्षण लेते हैं, तब तक आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि युवा मास्टर अपने धातु हेरफेर का अच्छी तरह से अभ्यास करेगा और लोगों के सामने इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं करेगा। उस क्षमता को एक गुप्त हथियार बनाएं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, मेरे पास इस समय पहले से ही बहुत सारे तरीके हैं, किसी एक को छिपाकर रखना कोई समस्या नहीं होगी। दादाजी ग्रीन, आपको भी आयरन माउंटेन फोर्ट वापस जाना चाहिए। आप लोगों के बिना वह स्थान ठीक से काम नहीं करेगा। ग्रीन ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई ने समूह को आयरन माउंटेन किले में वापस पहुंचा दिया। ऐसा करने के बाद वह लिविंग रूम की ओर जाने से पहले लॉरा और अन्य लोगों को हेवन में उनके कमरे में वापस ले गया। इस समय चार्ली भी वहीं थे। जब उन्होंने झाओ हाई को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना अभिवादन व्यक्त किया। श्रीमान का अभ्यास कैसा था? क्या आपको कुछ सुधार प्राप्त हुआ? झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दिखाई, थोड़ा सा। मैंने कल अनजाने में महामहिम की उपेक्षा की है, मुझे आशा है कि आप मेरी क्षमा स्वीकार करेंगे। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, एक जादूगर के लिए 1 या 2 दिन के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना सामान्य बात है, श्रीमान को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में हम जेड वाटर सिटी पहुंचेंगे। श्रीमान के इस बार बाहर आने से मुझे काफी खुशी हुई। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैं एक दिन के छोटे से प्रवास के लिए चला गया। महामहिम ये भी जानते हैं कि हम इस समय समुद्र में हैं, इसलिए लंबे समय तक क्लोज अप करना व्यवहारिक नहीं होगा। ठीक है महामहिम, हमें एक साथ नाश्ता करना चाहिए। भोजन के बाद हम कुछ मछली पकड़ें तो कैसा रहेगा? चार्ली हंसे, अच्छा है, समुद्र के इस हिस्से में काफी मछलियां होनी चाहिए। मैंने कुछ समय से मछली नहीं पकड़ी है, मुझे आश्चर्य है कि श्रीमान का मछली पकड़ने का स्तर क्या है। झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दिखाई, मैं वास्तव में मछली नहीं पकड़ सकता, मैं बस कुछ समय बर्बाद करने के लिए ऐसा करता हूँ। हे। बाद में वह और चार्ली भोजन कक्ष में गए। अपना नाश्ता करने के बाद झाओ हाई और चार्ली मछली पकड़ने के लिए जहाज की कड़ी के पास बैठ गए। लॉरा और अन्य लोग बगल में बातें कर रहे थे, जबकि शू और शुन चुपचाप उनकी सेवा कर रहे थे। अब चूंकि जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, इसलिए समूह के लिए कुछ भी पकड़ना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि ऐसा करते समय वे कुछ समय बर्बाद करने में सक्षम थे। नीले आकाश को देखते हुए झाओ हाई खुद को रोक नहीं सके और कुर्सी पर झुकते हुए एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, कभी कभी इस तरह घूमते समय मैं वास्तव में थका हुआ महसूस करता हूँ, यह नहीं जानता कि भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा। महामहिम, क्या आप सोचते हैं कि लोगों को इसी तरह रहना चाहिए?
चार्ली ने झाओ हाई की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। आप जिस तरह जीना चाहते हैं जी सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों से बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये जीवन का सत्य है। झाओ हाई मुस्कुराए और कुछ नहीं जोड़ा। तभी अचानक झाओ हाई को कुछ दूरी पर कुछ दिखाई दिया। ऐसा लगता है जैसे कई जहाज आ रहे थे। मूल रूप से झाओ हाई को थोड़ी सी भी चिंता नहीं हुई। वे वर्तमान में समुद्र तट के पास नौकायन कर रहे थे, ये देखते हुए कि जहाजों की इतनी संख्या काफी सामान्य थी। हालांकि झाओ हाई को लगा कि इन जहाजों के बारे में कुछ ठीक नहीं है। वे धीमे हुए बिना सीधे हेवन की ओर जा रहे थे। झाओ हाई ने जहाजों को घूर कर देखा और लगातार महसूस किया कि वे जहाज कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। इसी समय एक आवाज आई जिसमें समूह को चेतावनी दी गई कि वे उन जहाजों का निशाना बन गए हैं। झाओ हाई ने चार्ली की ओर अपना सिर घुमाया और असहाय होकर कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा कार्यक्रम काफी घटनापूर्ण हो गया है। आइए केबिन के लिविंग रूम में चलें, देखें कि हम यहाँ किसके साथ काम कर रहे हैं। चार्ली ने कोई आपत्ति नहीं की। वह बस मंद मंद मुस्कुराया और झाओ हाई के पीछे पीछे केबिन की ओर चला गया। एक क्षण बाद एक जादुई तोप से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, फिर एक बैलिस्टा गोली की आवाज सुनाई दी। अच्छी बात यह है कि झाओ हाई का जहाज लोहे से ढका हुआ था, हमलों के खिलाफ काफी मजबूत था, इसे कुछ क्षणों के लिए काफी ठीक होना चाहिए। कुछ ही देर में जिनान बाहर से अंदर आया और झाओ हाई को बताया, यंग मास्टर, नावों ने हमें टक्कर मार दी है। हम क्या करते हैं? झाओ हाई का चेहरा उतर गया। हमें मारो, और ऐसा भी लगता है जैसे हमने कुछ मरे हुए लोगों को खो दिया है। महाराज, आप एक क्षण के लिए यहाँ बैठें, मैं जाकर देखता हूँ। चार्ली मुस्कुराया, मैं भी जाऊंगा। यह क्षेत्र मेरे जेड वाटर सिटी के क्षेत्र के काफी करीब है। मैं उन लोगों पर एक नजर डालना चाहता हूँ जिन्होंने इतना उग्र होने का साहस किया। झाओ हाई ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वह और चार्ली दोनों बाहर डेक पर चले गए। उन्हें जो मिला वह एक ऐसा दृश्य था जहां जहाज झाओ हाई के जहाज को घेर रहे थे और उसके पास आ रहे थे। उनमें से एक हेवन को रौंदने के इरादे से अपने जहाज की ओर तेजी से बढ़ रहा था। प्रतिद्वंद्वी जहाज के धनुष पर एक नुकीला शंक्वाकार बिंदु था। वस्तु पर प्रकाश की चमक देखी जा सकती थी। ये स्पष्ट रूप से धातु से बना था। जहाज पर एक विंड मैच था जिससे जहाज को अतिरिक्त गति मिल गई। इससे जहाज तेजी से चलने लगा। झाओ हाई ने स्थिति को देखा और अपने कर्मचारियों को तैनात किया। तुरंत ही जैसे ही उनका जहाज अपनी जगह बदला, तेज हवाओं से घिर गया। इससे चार्ली घूरने लगा। उसने नहीं सोचा कि झाओ हाई भी पवन तत्व जादू का उपयोग करने में सक्षम था और ऐसा लग रहा था कि यह कोई कमजोर जादू भी नहीं था। प्रदर्शनी समाप्त नहीं हुई। पवन तत्व जादू का उपयोग करने के बाद झाओ हाई ने जल तत्व जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने समुद्र की सतह के एक बड़े क्षेत्र को जमा दिया। इससे प्रतिद्वंद्वी के जहाज को आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। दूसरा जहाज झाओ हाई के हेवन से ज्यादा दूर नहीं था। चूंकि वे इतनी दूरी पर थे, झाओ हाई के लिए इसे रोकना असंभव था। झाओ हाई के जादू ने केवल इसके दृष्टिकोण में देरी की। इस समय विरोधी जहाज ने 2 जल ड्रैगन के साथ हमला किया। ड्रैगन जमे हुए समुद्र से टकराए जिससे जमी हुई कीचड़ हर जगह बिखर गई। झाओ हाई की भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी तैयार होकर आया था। वास्तव में पवन जादूगर के साथ एक जल जादूगर भी था। जब ऐसा लगा कि दूसरे पक्ष ने झाओ हाई के समूह को देखा तो उन्होंने तुरंत जादुई तोपों और बैलिस्टा को उसकी दिशा में निर्देशित किया। झाओ हाई ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई क्योंकि उससे एक नीले रंग की पानी की ढाल निकली। इस सुरक्षा कवच के सामने दूसरे पक्ष की तोपें और बैलिस्टाएं बेकार थीं। ये ढाल अंतरिक्ष के 8वीं रैंक के जादू से बनाई गई थी। इस स्तर पर बनी ढालें इतनी आसानी से नहीं टूटती थीं। नीली ढाल जारी करने के बाद झाओ हाई ने अपना मिश्रित जादू जारी किया। 2 तत्वों द्वारा बनाए गए मिश्रित मंत्र काफी उपयोगी थे। उदाहरण के लिए पवन तत्व और जल तत्व जादू के संयोजन से इसके अंदर बर्फीले ब्लेड के साथ एक बवंडर पैदा होगा। इससे जादू की घातकता बढ़ जाएगी। समग्र जादू बहुत दुर्जेय थे। यदि चौथी रैंक के 2 मंत्रों को मिला दिया जाए तो ये छठी रैंक के मंत्र से बदतर नहीं होगा। हालांकि ऐसी उपलब्धि हासिल करने में कठिनाई बहुत अधिक थी। उपयोगकर्ता को जादू के कम से कम 2 तत्वों के साथ संगत होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें दोनों विभागों में उच्च पद की भी आवश्यकता थी। जाहिर है झाओ हाई के लिए ये आवश्यकताएं बेकार थीं। यह अंतरिक्ष ही था जिसने जादू प्रदान किया था, इसलिए समग्र जादू करना काफी आसान था। लेकिन किसी को ये जानना चाहिए कि झाओ हाई जादू के अध्ययन में काफी मेहनती थे। उन्होंने बहुत सारे जादू आजमाए और उन्हें लिख भी लिया। झाओ हाई के सभी नोट्स इस बिंदु पर संकलित किए गए थे कि सामग्री एक पुस्तक में फिट हो सके। झाओ हाई को पता था कि जादू उसकी लड़ाई का मुख्य तरीका था, इसलिए वह जादू का अध्ययन करने में बहुत सावधानी बरतता था। वह प्रत्येक मंत्र के प्रभाव और नामों को सावधानीपूर्वक दर्ज करता था। फिर वह अपने निष्कर्षों का उपयोग करके विभिन्न मिश्रित जादू लेकर आए। इस बार झाओ हाई ने पवन जल मिश्रित जादू जारी किया। बवंडर अपने तेज बर्फीले ब्लेडों के साथ आसमान में उड़ गया और सीधे प्रतिद्वंद्वी जहाजों की ओर बढ़ गया। झाओ हाई ने इस जादू का इस्तेमाल जहाजों पर सवार लोगों को मारने के लिए नहीं किया था, बल्कि जहाजों की पाल से निपटने के लिए किया था। एक बार जब उनकी पाल निपट गई तो दूसरे पक्ष के लिए उन पर हमला करना तो दूर, उन पर हमला करना भी असंभव होगा। स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी ने झाओ हाई के मिश्रित जादू पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि यह कोई सामान्य बवंडर जादू होगा, उनके जहाजों की प्रगति को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जब जादू उन तक पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि जादू वास्तव में कितना शक्तिशाली था। चालक दल के सदस्य जो स्वयं का बचाव करने के लिए तैयार नहीं थे, वे बर्फीले ब्लेडों से या तो घायल हो गए या इससे भी बुरी स्थिति में मारे गए। इन लोगों के लिए सबसे कष्टप्रद बात यह थी कि उनके पाल समग्र जादू से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। चार्ली झाओ हाई की लड़ाई देख रहा था। अपने मरे हुए के बिना भी झाओ हाई अभी भी एक दुर्जय व्यक्ति था। अपने मरे हुओं का उपयोग किए बिना वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी जहाजों को सेवामुक्त करने में सक्षम था। लेकिन झाओ हाई ने उन लोगों को छोड़ने की योजना नहीं बनाई। वह जानना चाहता था कि दूसरी पार्टी किस शक्ति की है और उन्होंने उस पर हमला क्यों किया। आखिरकार उन्होंने हेवन को नुकसान पहुंचाया, इसकी मरम्मत में बहुत पैसा खर्च होगा। जहाजों के पाल बेकार हो जाने के बाद झाओ हाई ने तुरंत समुद्र की सतह को स्थिर करने के लिए अपने जलतत्व जादू का उपयोग किया। चार्ली को समझ नहीं आया कि झाओ हाई क्या करना चाहता है। इस समय झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को लहराया क्योंकि विरोधियों पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ने से पहले बड़ी मात्रा में मरे हुए लोग बर्फीली सतह पर दिखाई दिए। भले ही जहाज पहले से ही मरे हुए लोगों को सीधे वहां रखने के लिए काफी करीब थे, फिर भी झाओ हाई ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह चार्ली को अपनी क्षमताओं की पूरी सीमा नहीं दिखाना चाहता था। वर्तमान दृश्य को देखकर चार्ली मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था। झाओ हाई की पद्धति ने उसे बहुत चौंका दिया। झाओ हाई ने जिस पद्धति का उपयोग किया वह समुद्री युद्धों में बहुत प्रभावी थी।
उसी समय चार्ली ने सोचा कि अगर झाओ हाई समुद्र में इतना दुर्जय था तो वह जमीन पर कैसा होगा। एक दुश्मन के रूप में झाओ हाई का सामना करना एक दुस्वप्न होगा। अब चार्ली अपने अंतर्ज्ञान की प्रशंसा कर रहा था। वह पहले से ही झाओ हाई का दोस्त बन चुका था। ऐसे व्यक्ति की सहायता निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान होगी। स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष ने भी झाओ हाई के कार्यों को देखा। उन्होंने नहीं सोचा था कि झाओ हाई के पास युद्ध में इतने तरीके होंगे। उसके बारे में उन्हें पहले केवल यही जानकारी मिली थी कि वह एक काला जादूगर था। आज उन्हें पता चला कि वह आश्चर्यजनक रूप से अन्य विभागों के मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि झाओ हाई के प्रतिद्वंद्वी भी लड़ाई में अनुभवी थे। जैसे ही उन्होंने झाओ हाई की मरी हुई सेना को देखा, उन्होंने तुरंत तदनुसार कार्य किया। दो जल ड्रैगन जिनका उपयोग पहले बर्फ तोड़ने के लिए किया गया था, एक बार फिर उभरे और निकट आती मृत सेना की ओर टकराने लगे। दुर्भाग्य से उनके लिए झाओ हाई के मरे आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तरीय थे। इस प्रकार के हमले उन्हें प्रभावित करने में सक्षम नहीं थे। जब मरे हुए लोगों ने जादुई हमले को अपनी दिशा में जाते देखा तो उनमें से दो आगे बढ़े। जब उन्होंने अपने हथियार चलाए तो उनके शरीर से सियान रोशनी चमक उठी। जब दो ड्रैगन दो मरे हुए लोगों के संपर्क में आए तो दो स्वॉर्ड क्यूई ने उनसे मुलाकात की और पानी के वापस समुद्र में गिरने से पहले उन्हें दो हिस्सों में काट दिया। हेवन पर खड़े चार्ली की आंखें ये दृश्य देखकर शून्य हो गईं। वह अवाक रह गया। बैटल क्यूई का उपयोग करने वाले एक मरे हुए व्यक्ति ने पहली बार ऐसी चीज देखी थी। यह आंखें खोलने वाला अनुभव था। प्रतिद्वंद्वी भी इस तरह के परिणाम के लिए तैयार नहीं था कि वे एक चाल चलना भूल गए। मरे हुए लोगों ने इस अवसर का उपयोग शीघ्रता से अपने जहाजों पर चढ़ने के लिए किया। जब मरे जहाज पर आए तो चालक दल उनसे लड़ने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी मरे हुए लोग बहुत मजबूत थे। वे 8वीं रैंक के योद्धाओं से कमतर नहीं थे। 8वीं श्रेणी का योद्धा जब किसी सामान्य कबीले में रखा जाता है तो तुरंत उसका पूर्वज बन जाता है और अकेले ही परिवार का समर्थन करता है। लेकिन झाओ हाई ने उन बहुत से विशेषज्ञों को यूं ही छोड़ दिया, जिससे जो लोग उसके समूह का हिस्सा नहीं थे वे काफी चौंक गए। उनका हमला यहीं समाप्त नहीं हुआ। मरे हुए योद्धाओं की लहरों को छोड़ने के बाद उन्होंने मिश्रण में बहुत सारे जैकल रेस कैवेलरी को भी जोड़ा। सियार काफी छोटे थे लेकिन वे बहुत तेज थे। इससे पहले कि जहाजों पर मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़े, वे पहले से ही अपनी नावों पर सवार थे। झाओ हाई ने मामले को खत्म मान लिया। दुश्मन के पास कुल मिलाकर 6-5 मास्टर आयरनक्लाड युद्धपोत थे। उसने अभी 12,000 मरे हुए जहाज जारी किए। 2,000 मरे हुए पेरो जहाज विपरीत पार्टी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। झाओ हाई ने अपनी हरकतें रोक दी और बस कई जहाजों को देखता रहा। हालांकि जो लोग जहाजों पर थे उन्होंने विरोध करना जारी रखा, लेकिन वे अधिक समय तक ऐसा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। स्थिति को देखकर झाओ हाई ने आराम किया और चार्ली की ओर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है जैसे मेरे जहाजों का बेड़ा बढ़ गया है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप दो जहाजों के साथ खेलना चाहते हैं? मेरी जैसी नाव से आप जब चाहें समुद्र में मछली पकड़ सकेंगे। चार्ली अपनी स्तब्धता से उबर गया। जब उसने उन जहाजों को देखा जो उन पर हमला करने आए थे तो उसने एक जटिल अभिव्यक्ति की। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं समुद्र में घूम सकूं। श्रीमान को ये जहाज अपने पास रखने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग हमारे साथ व्यवहार करना चाहते थे वे साधारण लोग नहीं हैं। 5 मस्तूल वाले लोहे से बने 6 जहाज भेजना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य शक्तियां कर सकती हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये लोग महामहिम के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आए हैं। महामहिम, मुझे डर है कि मैंने अप्रत्याशित रूप से आपको फंसा दिया है। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या फंसाया? चूंकि आपने मेरी सहायता करने का निर्णय लिया है, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु भी अब मेरे शत्रु हैं। इस प्रकार आप पर उनके हमलों का मतलब मुझ पर हमला भी होना चाहिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपने मुझे फंसाया है। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं जोड़ा। वह जानता है कि चार्ली उसे जीतने के लिए ऐसा कह रहा था। हालांकि किसी को उसे जीतना चाहते देखना भी एक ऐसी चीज थी जिसका उसे बहुत आनंद आया। जैसे ही काली गैस के 6 गुच्छे उड़े और उन्होंने 6 जहाजों को घेर लिया, उन्होंने अपने कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में जहाज के अंदर लोग काफी व्यस्त हो गए। चार्ली ने देखा कि कुछ मरे हुए लोग थे जो जहाजों पर पाल बदलने के लिए आगे बढ़े थे। जहाजों में अतिरिक्त पाल होना आम बात थी। वे पूरे साल समुद्र में यात्रा करते हैं। अगर अचानक कोई तूफान आ जाए तो वे क्या करेंगे? यदि तूफान पालों को उड़ा ले जाए या उन्हें तोड़ दे तो वे क्या करेंगे? चूंकि वे केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे या जब तक कोई अन्य जहाज उन्हें बचा नहीं लेता, वे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त पाल अपने साथ ले जाते थे। इस समय झाओ हाई द्वारा जारी किया गया मरे हुए व्यक्ति बर्फीली सतह पर चलते हुए वापस आ गया। झाओ हाई ने केवल 3 जादूगरों को छोड़कर उन्हें संग्रहित किया। चार्ली ने 3 जादूगरों को देखा और जान लिया कि वे दुश्मन के जहाजों पर सवार जादूगर थे। इसके अलावा उनकी शक्ल सूरत को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें झाओ हाई ने मरे हुए में बदल दिया हो। इस समय चार्ली का दिमाग सुन्न हो गया। हालांकि वह एक डार्क मैच नहीं था। वह जानता था कि एक डार्क मैच के लिए लोगों को उन्नत स्तर के मरे हुए लोगों में बदलना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कानून झाओ हाई पर लागू नहीं होता है। जब तक वह अपने कर्मचारियों को लहराता है, वह किसी को भी मरे हुए उन्नत स्तर के मरे हुए में बदल सकता है। झाओ हाई ने अपने नए मरे हुए जादूगरों को देखा। एक पवन जादूगर था, एक जल जादूगर था, जबकि आखिरी अप्रत्याशित रूप से एक हल्का जादूगर था। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे जो लोग उससे निपटना चाहते थे वे काफी विचारशील थे। उन्होंने उसके जहाज से निपटने के लिए एक विंड मैच, समुद्र में बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए एक वाटर मैच और उसके डार्क मैच होने का मुकाबला करने के लिए एक लाइट मैच भेजा। ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी ने विशेष रूप से उन्हें झाओ हाई के साथ सौदा करने के लिए भेजा था। जिस बात ने झाओ हाई को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये तथ्य था कि जादूगर अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रतीक चिन्ह नहीं लाते थे, जाहिर तौर पर उनकी पहचान अज्ञात बनाने के लिए। झाओ हाई ने लाइट मैच को देखा और कहा, क्या आप रेडियंट चर्च के व्यक्ति हैं? लाइट मैच ने झुककर कहा, हाँ यंग मास्टर, मैं वास्तव में एक रेडियंट चर्च व्यक्ति हूँ। वर्तमान कार्यभार एक पुजारी का है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या रेडियंट चर्च ने इस बार तुम्हें मुझसे निपटने के लिए भेजा था? झाओ हाई को पता था कि एक पुजारी रेडियंट चर्च के सफेद कपड़े पहने बिशप से एक स्तर नीचे है। पुजारी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार मुझे यंग मास्टर से निपटने के लिए माकी परिवार से निमंत्रण मिला था। ये चर्च द्वारा दिया गया कार्य नहीं है। झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर भौहें सिकोड़कर कहा, यह आश्चर्यजनक रूप से माकी परिवार है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों भी? अन्य जादूगरों ने सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर, हम माकी परिवार के विदेशी बुजुर्ग हैं। हमें आपसे निपटने का आदेश मिला है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। मेरे साथ व्यवहार करने के अलावा क्या माकी परिवार की कोई अन्य योजना थी?
दोनों जादूगरों ने अपना सिर हिलाया और उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, परिवार ने हमें केवल इस कार्य के बारे में बताया, उन्होंने हमें किसी अन्य कार्य के बारे में नहीं बताया। झाओ हाई ने दोनों जादूगरों की ओर देखा और कहा, आप दोनों के अलावा जहाज पर और कौन था? जादूगरों ने तुरंत कहा, हमारे पास कैप्टन गॉटर है, वह परिवार का एक विश्वसनीय सहयोगी है। बेड़े में सब कुछ उसके नियंत्रण में है, हम उसकी बात सुनते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर एक इरादे से हमलावर जहाजों में से एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा। यह आदमी काफी अच्छा था, हालांकि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी, जिससे ये काफी फिसलन भरी हो गई थी, फिर भी वह बिना किसी समस्या के उस पर दौड़ने में सक्षम था। कुछ ही देर में वह आदमी झाओ हाई के सामने पहुंचा और झुककर बोला, गॉटर यंग मास्टर झाओ हाई से मिलता है, युवा मास्टर को क्या चाहिए? झाओ हाई ने इस व्यक्ति को देखा, वह लगभग 40 साल का लग रहा था, बहुत ही साधारण दिख रहा था और उसकी मोटी बुरी त्वचा थी, जाहिर तौर पर निरंतर समुद्री यात्रा से। झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, क्या माँ के परिवार के पास मुझसे निपटने के लिए तुम्हें भेजने के अलावा कोई अन्य कदम था? गॉटर ने अपना सिर हिलाया, और कुछ नहीं, युवा मास्टर। आपसे निपटने के लिए परिवार ने काफी पैसे खर्च किए थे। 6-5 मस्तूल वाले लोहे से बने जहाजों के साथ उन्होंने 2 8वीं रैंक के जादूगर, एक पुजारी और 5 8वीं रैंक के योद्धाओं को भी आमंत्रित किया। परिवार ने मुझे बताया कि 6 जहाजों को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि युवा मास्टर से निपटा नहीं जाता। झाओ हाई ने सिर हिलाया, अच्छा है, तुम वापस जाओ और जितनी जल्दी हो सके पाल ठीक करो। बाद में हमारा अनुसरण करें। गॉटर ने आज्ञा का पालन किया और अपने जहाज की ओर वापस चला गया। झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को लहराया और तीनों जादूगरों का अंतरिक्ष में स्वागत किया। चाली किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। अब उसे किसी से पूछताछ करने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया था, वह था उन्हें उन्नत स्तर के मरे हुए व्यक्ति में बदलना। इस तरह अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि उसने अपना बिस्तर गीला करना कब बंद किया, तो वह तुरंत आपको बता देगा। झाओ हाई ने चाली की ओर रुख किया और कहा, महामहिम, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें प्रबंधित करने की कोई जरूरत नहीं है, वे जल्द ही पकड़ लेंगे। चाली ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई और अन्य लोगों के साथ वे जहाज के लिविंग रूम में लौट आए। बैठने के बाद झाओ हाई ने लौरा की ओर रुख किया और कहा, लौरा, ऐसा लगता है जैसे माँ की परिवार काफी बेचैन हो गया था। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? लौरा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार उन्होंने कुछ विशेषज्ञों के साथ 6-5 मस्तूल वाले जहाज भेजे, जिन्हें हमने अभी अभी मिटा दिया। अब उनके जहाज और लोग हमारे हैं। मेरा मानना है कि यह माँ के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, उन्हें कुछ समय के लिए अपने हाथ पर हाथ रखना चाहिए। यदि उन्होंने हमारे साथ फिर से व्यवहार करने की योजना बनाई तो हम विनम्र नहीं होंगे, आइए सीधे उनसे निपटें, सब कुछ समाप्त कर दें। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उनसे निपटना चाहते हैं, आइए देखें कि क्या वे इसे संभाल सकते हैं। झाओ है और चाली हंसे। चाली लौरा के बारे में जानता था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह माँ की परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी, उसने ऐसा नहीं सोचा था। झाओ हाई आश्चर्यचकित नहीं थे, वह पहले से ही माँ के परिवार के बारे में लौरा के दृष्टिकोण को जानता था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया इस तरह होना सामान्य थी। वास्तव में यदि उसने करेन से भी उसके इनपुट के बारे में पूछा तो निस्संदेह वह भी यही बात कहेगा। पिता और पुत्री की इस जोड़ी ने बहुत पहले ही माँ की परिवार के प्रति अपनेपन की भावना खो दी थी। इस समय जिनान अंदर आया और झाओ हाई को प्रणाम किया। युवा मास्टर, जहाज की जांच करने के बाद हमने 5 जादुई तोपें, 20 बैलिस्टा खो दिए हैं और जहाज का पतवार थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इससे हमारे नेविगेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तुरंत बाहर निकल सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, फिर हम गॉटर को अपनी पाल खुद बदलने देंगे, चलो बाहर चलें। जिनान ने सिर हिलाया, फिर मुड़ गया। रात का खाना खाने के बाद झाओ हाई ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया और उसी समय उन्होंने ग्रीन और कुन को भी बुलाया। दोनों को आज झाओ हाई को युद्ध कौशल सिखाना था। जब झाओ हाई ने उन दोनों को बताया कि आज दिन की शुरुआत में क्या हुआ था, तो बूढ़ों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। हालांकि माँ की परिवार एक मजबूत शक्ति था, फिर भी वे शैली परिवार की तरह एक व्यापारी परिवार थे। यदि वे किसी व्यक्ति के साथ सौदा करना चाहते हैं तो उन्हें उस देश के साथ सौदा करना होगा जहां वह व्यक्ति रह रहा है, और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारे संसाधन भी खर्च करने होंगे। इस बार माँ के परिवार ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था। उन्होंने जांच में अच्छा काम नहीं किया। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि चाली झाओ हाई के जहाज के अंदर मौजूद था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दृढ़ थे या सीधे तौर पर लापरवाह थे, आज की उनकी हरकतें पहले ही नोट कर ली गई थीं। महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के तीसरे राजकुमार के रूप में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करते। व्यापारी परिवार की तो बात ही छोड़ दें। व्यापारी परिवार समृद्ध थे, लेकिन महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रोसेन साम्राज्य के लिए वे कुछ भी नहीं थे। यदि रोसेन साम्राज्य माँ की परिवार से निपटना चाहता तो यह आसान होता। जब तक परिवार का व्यवसाय कई देशों में फैला हुआ है, रोसेन एम्पायर उनके साथ गठबंधन बना सकता है और वे निश्चित रूप से परिवार के व्यवसायों को खाने के लिए तैयार होंगे। माँ के परिवार के डर का कारण उसके विशाल संसाधन थे, लेकिन ये संसाधन उनके निधन का कारण भी हो सकते थे। जब झाओ हाई ने देखा कि दोनों बुजुर्ग ज्यादा चिंतित नहीं थे तो उन्होंने विषय छोड़ दिया। अब उसने ग्रीन और कुन के साथ अपनी युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज जिसका उन्होंने अध्ययन किया वह स्वाभाविक रूप से तलवार तकनीक थी। झाओ हाई की बैटल क्यू 8वीं रैंक पर पहुंच गई है और उसके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन औषधि और गोल्ड मेटल फल द्वारा मजबूत किए जाने के साथ उसकी ताकत एक बेतुके स्तर तक पहुंच गई थी। जिस क्षण वह लड़ाई की तकनीकों के साथ साथ बैटल क्यूई का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएगा, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी। झाओ हाई की तलवार तकनीक अभ्यास का पहला भाग मौलिक चालें थी, छुरा घोंपना, काटना, इंगित करना, पोंछना, ताला लगाना, डगम गाना और छड़ी। ये चालें किसी भी तलवार तकनीक की मूल मुद्राएं थीं। कोई भी तकनीक कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वे फिर भी इन्हीं चालों से बनी होंगी। 2 घंटे तक अभ्यास करने के बाद ग्रीन ने झाओ हाई को आराम कराया। इस समय झाओ हाई ने सोचा कि यदि डिटॉक्सिफिकेशन और गोल्ड मेटल फल उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, तो क्या ये लौरा और अन्य लोगों के लिए भी काम नहीं करेगा? यदि समूह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोल्ड मेटल फल का उपयोग कर सकता है, तो यह उनके लिए कुल मिलाकर एक अच्छी बात होगी। ये सोचकर झाओ हाई ने तुरंत कहा, कै, यहाँ आओ। कयर ने अनुपालन किया, वह झाओ हाई के पास उड़ गई और उसे घूर कर देखा। झाओ हाई ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कै, कृपया जाकर निरीक्षण करें कि लौरा और अन्य लोग अपनी ताकत में सुधार करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन औषधि के साथ साथ गोल्ड मेटल फल का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। कयर ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया जब रोशनी ने ग्रीन, कुन, लौरा, मेघ, नियर, शु, शुन, ब्लॉकहेड और रॉकहेड को घेर लिया। कुछ ही देर में रोशनी गायब हो गई।
कयर ने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, यंग मास्टर, दादाजी ग्रीन और दादाजी कुन को स्कैन नहीं किया जा सका, अंतरिक्ष में ऐसा करने के लिए पर्याप्त स्तर नहीं थे। मिस लॉरा गोल्ड मेडल फल ले सकती हैं, लेकिन इसे आधा करना होगा, 10 दिन के अंतराल में लेना होगा। दूसरे दौर के 10 दिन बाद उसकी रैंक युवा मास्टर के समान होगी। मिस मेग की योग्यता बहुत अच्छी है, लेकिन वह गोल्ड मेडल फल के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे एक विशेष औषधि की आवश्यकता है। हालांकि चून की स्पेस में पर्याप्त स्तर नहीं है, इसलिए युवा मास्टर अभी तक घटकों को नहीं खरीद सकते हैं। यही स्थिति शू और शुन पर भी लागू होती है। ब्लॉकहेड और रॉकहेड युवा मास्टर के समान स्तर तक पहुंचने के लिए सीधे गोल्ड मेडल फल ले सकते हैं, लेकिन चून की वे स्पेस के मेजबान नहीं है, इसलिए उन्हें क्षमता नहीं मिलेगी। झाओ हाई ने एक पल के लिए देखा, फिर उसने प्रसन्न भाव से कहा, अच्छा, जबरदस्त, तुरंत 3 गोल्ड मेडल फल खरीदें और उनमें से एक लॉरा को दें। समय आने पर हम मेग की स्थिति के बारे में चिंता करेंगे। ठीक है, आपने नियर के बारे में कुछ नहीं कहा, उसकी स्थिति क्या है? कयर ने कहा, नियर की स्थिति विशेष है। वह अंतरिक्ष में किसी भी मौजूदा औषधि के लिए उपयुक्त नहीं है। जानवरों के साथ संवाद करने की अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए उसे खाने के लिए एक विशेष फल की आवश्यकता होती है। यह उनकी विशेष क्षमता है। झाओ हाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कौन सा फल? क्या आप जानते हैं? कयर ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। फिलहाल इस फल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष ने अब तक जो सामग्री अवशोषित की है, उससे 90% संभावना है कि फल मौजूद है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, यह अच्छा है। आइए सबसे पहले एक गोल्ड मेडल फल खरीदें। कयर ने जवाब दिया, यंग मास्टर, कयर ने एक गोल्ड मेडल फल खरीदने और उसे रोकने का प्रस्ताव रखा है। भले ही हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़े, हम 20,000 सोने के सिक्के बचा सकते हैं। झाओ हाई ने अपना सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अच्छा, आप जो कहें उसके अनुसार चलें। किसी भी मामले में आपके पास अभी एक मजबूत कंप्यूटिंग शक्ति है, आप मुझसे ज्यादा चीजें देख सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वह लॉरा, ब्लॉकहेड और रॉकहेड की ओर मुड़े, ऐसा लगता है कि आपको कुछ और दिनों तक इंतजार करने की जरूरत है। लॉरा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम पहले से ही लंबे समय से अपने रैंक पर हैं, कुछ और दिनों तक इंतजार करना कोई मुद्दा नहीं होगा। हालांकि भाई हाई, मुझे लगता है कि हमें मेग और अन्य लोगों की मदद के लिए जितनी जल्दी हो सके स्पेस को अपग्रेड करना चाहिए। स्पेस दादाजी ग्रीन और अन्य को अपग्रेड करने के तरीके भी खोज सकता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर आह भरते हुए कहा, यह कहना आसान है। अब जब फार्म 30 के स्तर पर पहुंच गया है, तो एक स्तर को अपग्रेड करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसा लगता है जैसे इसमें काफी वक्त लगेगा। मेग, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए और हो सकता है कि तुम अपने आप 8वीं रैंक तक भी पहुंच जाओ। मेग ने झाओ हाई की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी, ये ठीक है युवा मास्टर, चिंता मत करो। बड़ी बहन लॉरा को पहले स्थान पर रखें, उसका वर्तमान स्तर बहुत कम है। लॉरा ने आहत भाव दिखाते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम मुझे छेड़ने की हिम्मत कर रही हो। फिर वह मेग का पीछा करने के लिए भागी, जो हंसते हुए भी भागी। एक दूसरे को चिढ़ाते हुए दोनों काफी मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। दोनों को देखकर ग्रीन मुस्कुराया, फिर वह झाओ हाई की ओर मुड़ा और कहा, यंग मास्टर, चलो थोड़ा और अभ्यास करें, फिर हम आराम करेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर खड़ा हो गया और अपना उबाऊ अभ्यास करना जारी रखा। इस समय झाओ हाई को नहीं पता था कि रुयन के एस्कॉर्ट्स इस समय बहुत घबराए हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जहाज के पीछे एक 3 मस्तूल वाला युद्धपोत बहुत करीब से चल रहा था। ये वही था, इत्मीनान से उनके जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। इसने उन पर हमला नहीं किया और न ही उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि यह जहाज दुश्मन है या दोस्त। हॉट, जो उस जहाज का कप्तान था जिसे परसेल परिवार ने इस बार भेजा था, भी इस जहाज को लेकर काफी चिंतित था। वह नहीं जानता था कि यह जहाज क्या करने का इरादा रखता है और यह उनका पीछा क्यों करता है। अगर वह कहें कि यह एक समुद्री डाकू जहाज था, तो ये भी फिट नहीं होगा। समुद्री डाकू कभी भी उनके जहाज पर हमला नहीं करेंगे। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि यह तथ्य था कि एक अनुभवी समुद्री डाकू को तुरंत पता चल जाता था कि उनके जहाज में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष समुद्र में यात्रा करता था, उसे जहाज द्वारा हटाए गए पानी से पता चलता था कि उसके माल में कुछ भी नहीं है। उनके जहाज पर हमला करना इसके लायक नहीं होगा। रुयन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉट ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए करों का भुगतान करने का विकल्प चुनते हुए समुद्र तट के किनारे नौकायन करने का भी विकल्प चुना। देश की नौसेना से घिरे होने के डर से समुद्री डाकू आमतौर पर समुद्र तट पर हमला नहीं करते। हालांकि दूसरे जहाज ने उनका इतना करीब से पीछा किया कि इससे वे असहज हो गए। अंत में हॉट के पास रुयन को स्थिति के बारे में सूचित करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। रुयन ने हॉट की रिपोर्ट सुनते ही भौहें चढ़ा दी, तुम्हारा मतलब है कि एक 3 मास्टर युद्धपोत हमसे बहुत दूर नहीं आ रहा है। इसने हम पर हमला नहीं किया और न ही हमसे संपर्क किया। क्या वह सही है? हॉट ने उत्तर दिया, हाँ मिस, हम नहीं जानते कि दूसरी पार्टी क्या करना चाहती थी, उसने बस यूएस का अनुसरण किया। मैं वास्तव में चिंतित हूं क्योंकि रोसेन साम्राज्य और रक्सू साम्राज्य के बीच एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समुद्री डाकू वहां मौजूद हैं, मुझे डर है कि जहाज उस स्थान पर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। रुयन ने सिर हिलाया, आओ बाहर चलें, मैं उस जहाज को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसने सबसे पहले केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। नाव का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद रुयन अचानक मुस्कुराया और हॉट की ओर मुड़ा। हॉट, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें छोड़ दो और आगे बढ़ो। उस नाव में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो वे हमारी रक्षा के लिए यहाँ भी हो सकते हैं। फिर वह मुड़ी और बहुत भ्रमित हॉट को पीछे छोड़कर केबिन में वापस चली गई। हॉट वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि रुयन को इतना यकीन क्यों था कि दूसरा पक्ष उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन अगर रुयन ने ऐसा कहा तो उसे इस मामले में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बस अपने दल को सतर्क रहने का निर्देश दिया। रुयन आराम कर सकता है, लेकिन हॉट नहीं। इसलिए एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी चालक दल की सतर्कता बढ़ाना। चाहे कुछ भी हो, वह रुयन को दुर्घटना का शिकार नहीं बना सका। जब रुयन अपने कमरे में लौटी तो जिल ने उससे पूछा, महामहिम, आपने हॉट को चिंता न करने के लिए क्यों कहा? क्या आप उस जहाज को पहचानते हैं? रुयन ने अपना सिर हिलाया, मैं उस नाव को नहीं जानता, लेकिन मुझे उसकी शैली के बारे में पता है। क्या आप नहीं देख सके कि जहाज रोसेन साम्राज्य के मानक जहाज जैसा नहीं दिखता है? इसका स्वरूप थोड़ा बदल दिया गया था। उस जहाज के बारे में सोचो जिससे हम लौ नदी पर मिले थे। जिल ने रुयन को एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठी। महामहिम, क्या आपको लगता है कि वह जहाज हमारी रक्षा के लिए मिस्टर झाओ हाई द्वारा भेजा गया था? रुयन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ये संभव है, लेकिन ये भूल जाओ, चाहे मैं कुछ भी कहूं, हॉट अभी भी सतर्क रहेगा।
ये भी अच्छा है, यदि जहाज हमारा मित्र हो तो सर्वोत्तम होगा, परंतु यदि शत्रु हो तो हम चुकेंगे नहीं। समुद्री मार्ग लेते हुए रोसेन साम्राज्य से एक्सू साम्राज्य तक यात्रा करने में 7 दिन लगेंगे। अक्सू साम्राज्य में पहुंचने पर परसेल डची से निकटतम बंदरगाह बडिंग सिटी तक पहुंचने से पहले उन्हें लगभग 3 दिनों की यात्रा की आवश्यकता होगी। रुयेन वहां उतरेगा और एक गाड़ी में स्थानांतरित होगा। फिर उन्हें कासा सिटी पहुंचने में लगभग 7 दिन लगेंगे। लेकिन हॉट को पता था कि अपनी यात्रा के 5वें दिन वे गैर शासित जल के अंदर नौकायन करेंगे। वे 2 दिनों तक इस क्षेत्र के अंदर भ्रमण करेंगे। इस जगह पर रोसेन एम्पायर और अक्सू एम्पायर दोनों जहाज कम ही देखने को मिलते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्षेत्र दोनों साम्राज्यों के बीच बफर जोन माना जाता है। यदि कोई भी बेड़ा अंदर आता तो दूसरा ये सोचकर चिंतित हो जाता कि उन पर हमला हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक इन जल में कोई साम्राज्य जहाज नहीं था। दुर्भाग्य से इसने इस क्षेत्र को समुद्री डाकुओं का स्वर्ग भी बना दिया। इस क्षेत्र में नौकायन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता था कि उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है। इसलिए अधिकांश नाविक यहाँ रहते हुए बहुत सतर्क रहेंगे, हर समय लड़ाई की तैयारी करेंगे। कई दिनों तक नौकायन करने के बाद वे अंततः अज्ञात जहाज के साथ बफर जोन में प्रवेश करने वाले थे। हॉट और भी अधिक घबरा गया क्योंकि जहाज अभी भी उनका पीछा कर रहा था। चालक दल को अच्छी तरह से आराम करने और उन्हें संभावित लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए हॉट ने जहाज को पहले रोका और आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा आराम करवाया। हॉट ये भी जानना चाहता था कि क्या जहाज सचमुच उनका पीछा कर रहा था या उन्हीं रास्ते पर था। अंत में हॉट को अंततः पता चला कि दूसरा पक्ष वास्तव में उनका पीछा कर रहा था। जब वे आराम करने के लिए रुके तो दूसरा जहाज भी रुक गया। इसने बस उनके जहाज से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। रुयेन को रिपोर्ट करने के बाद हॉट को समझ आया कि अपनी चिंताओं को आगे व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने दल को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। एक दिन आराम करने के बाद हॉट आधिकारिक तौर पर उनके मार्ग के अनियमित हिस्से में प्रवेश कर गया। यहाँ चलने वाले सभी जहाज एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रख रहे थे। मुख्य रूप से गलतफहमी से बचने के लिए एक और कारण सतर्क रहना था क्योंकि कोई भी व्यापारी जहाज समुद्री डाकू जहाज बन सकता था। हॉट उस जहाज पर भी विशेष ध्यान दे रहा था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर कि जहाज अभी भी उनसे सुरक्षित दूरी पर है और उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं जताया है, हॉट ने रुयेन की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पहला दिन सकुशल गुजर गया। जब शाम हुई तो हॉट ने लंगर छोड़ दिया और कुछ संतरियों को नियुक्त करने के बाद कुछ आराम करने के लिए पीछे हट गए। स्वाभाविक रूप से उन सभी के पास अपने अपने हथियार सुविधाजनक स्थान पर रखे हुए थे। अगले दिन हॉट का जहाज जल्दी रवाना हुआ। सभी की नसें तंग थीं, वे लड़ाई से डरते थे। शायद ये स्वर्ग ही था जिसने उनकी मदद की क्योंकि उन पर कोई हमला नहीं हुआ। इससे हॉट ढीले पड़ गए और आखिरकार जब वे शाम को अक्सू साम्राज्य के पानी में दाखिल हुए तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि हॉट ने यह नहीं सोचा था कि अक्सू साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के दूसरे दिन ही उन्हें वास्तव में हमले का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये हमला उनके पीछे वाले जहाज से नहीं हुआ था, बल्कि वास्तव में अक्सू साम्राज्य के युद्धपोत से हुआ था। पानी पर एक 3 मास्टर अक्सू साम्राज्य का युद्धपोत नौकायन कर रहा था। हॉट ने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल एक गश्ती युद्धपोत था, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जब उनका जहाज की फायरिंग रेंज में पहुंचेगा तो उन पर तुरंत भीषण हमला हो जाएगा। हॉट के जहाज को भारी क्षति हुई। जहाज में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे बैलिस्टा भी नष्ट हो गए। सौभाग्य से हॉट अच्छे अनुभवी थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष ने हमला क्यों किया, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। लेकिन आखिर में उनका जहाज केवल एक व्यापारिक जहाज था जबकि दूसरा 3 मस्तूलों वाला युद्धपोत था। उनकी मारक क्षमता दुश्मन से कमतर थी, नहीं उनकी गतिशीलता। वे राज्य में सदैव पराजित होते रहते थे। इसी समय जो जहाज उनका पीछा कर रहा था उसने आकर 3 मस्तूल वाले जहाज पर हमला कर दिया। जहाज का हमला भी बहुत भीषण था। उसके हमले ऐसे नहीं थे जो उनके जैसे व्यापारिक जहाज करने में सक्षम थे। जहाज के बारे में मुख्य बात यह थी कि वे मौत से बेखौफ लग रहे थे। ये बस 3 मास्टर जहाज की ओर दौड़ रहा था जैसे कि यह उनके जहाजों को एक साथ टक्कर मारने के लिए तैयार था। ये देखकर हॉट को पूरा विश्वास हो गया कि दूसरा जहाज उन्हें बचा रहा है। लेकिन हॉट को अजीब लगा, अगर जहाज परिवार द्वारा उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था तो उसने हॉट से संपर्क क्यों नहीं किया? अगर ये परिवार द्वारा नहीं भेजा गया था तो किसने भेजा था? 3 मस्तूलों वाले जहाज को ऐसे जहाज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इसे गार्ड से पकड़ लिया गया था। उन्होंने ये भी देखा कि जहाज को जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साथ नष्ट होने को तैयार था। 3 मस्तूलों वाला जहाज डर गया और तुरंत पीछे हट गया। एस्कॉर्ट जहाज पीछा करने नहीं गया, वह हॉट के जहाज पर लौट आया और सुरक्षित दूरी पर रुक गया। हॉट ने संपर्क करने के लिए कुछ ध्वज संकेत दिए, लेकिन दूसरे जहाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में हॉट केवल नौकायन जारी रख सका। 3 दिन बाद वे अंततः बडिंग सिटी पहुंचे। उनका पीछा करने वाला जहाज चुपचाप गायब हो गया। वह जहाज स्पष्ट रूप से स्वॉर्डफिश था जिसे झाओ हाई ने रुयेन को बचाने के लिए भेजा था। स्वॉर्डफिश का दल मरे हुओं द्वारा बनाया गया था, इसलिए निस्संदेह वे मृत्यु से नहीं डरते थे। यदि उन्हें रुयेन की सुरक्षा के लिए नहीं भेजा जाता तो वे 3 मस्तूल वाले जहाज का पीछा करते और उसे चुरा लेते। और जब रुयेन के जहाज पर हमला किया गया तो झाओ हाई को स्वाभाविक रूप से सूचित किया गया था। जब उसने सुना कि रुयेन के जहाज पर एक युद्धपोत द्वारा हमला किया गया था तो झाओ हाई को पता नहीं था कि कौन जिम्मेदार था। आगे विचार करने पर झाओ हाई ने माना कि ये दक्षिणी राजा बोरिस रहा होगा। झाओ हाई के तहत बोरिस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए वह परसेल परिवार से भी नफरत करता होगा। इस प्रकार जब हॉट ने एक्सू साम्राज्य के पानी में प्रवेश किया जो बोरिस का डोमेन था तो उसने तुरंत रुयेन पर एक युद्धपोत हमला किया। हालांकि झाओ हाई अभी बोरिस से निपटने के मूड में नहीं थे क्योंकि वे पहले ही जेड वाटर सिटी में आ चुके थे। शहर का आकार राइजिंग वाटर सिटी से काफी मिलता जुलता था। बड़े और अधिक स्वच्छ बंदरगाह को छोड़कर लगभग सब कुछ समान था। जाहिर है झाओ हाई के लिए अपने जहाज को सार्वजनिक घाट पर खड़ा करना असंभव था। आखिरकार चार्ली जहाज पर था, उसका अपना निजी घाट भी था। चार्ली के मार्गदर्शन में झाओ हाई का जहाज थर्ड प्रिंस के निजी बंदरगाह पर पहुंचा। स्वाभाविक रूप से घाट पर मौजूद लोगों को पहले से ही सूचित किया गया था कि चार्ली जहाज के अंदर था, इसलिए उन्होंने हेवन में प्रवेश करने से नहीं रोका। इसके विपरीत घाट लोगों से भरा हुआ था। जब हेवन घाट पर रुका तो उसने तुरंत अपना बोर्डिंग तख्ता नीचे कर दिया। चार्ली ने झाओ हाई को जहाज से नीचे उतारा और कुछ मरम्मत करने के लिए हेवन को लूरी को सौंप दिया। आखिरकार जहाज को कुछ अच्छी मरम्मत की जरूरत थी क्योंकि पिछली लड़ाई में इसे काफी नुकसान हुआ था। झाओ हाई ने चार्ली के अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने जिनान को लेरू के निर्देशों के साथ जाने का आदेश दिया।
फिर वह चार्ली के साथ एक गाड़ी के अंदर बैठ गया जब उन दोनों को जेड वाटर सिटी के लॉर्ड हवेली की ओर ले जा रहे थे। जेड वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड का नाम ट्रेजेबो है, जो चार्ली का कट्टर समर्थक है। उन्होंने चार्ली को अपने मनी पर्स का प्रभार लेने में मदद की। ट्रेजेबो सूखी त्वचा के साथ बहुत पतला दिखता था, लेकिन झाओ हाई ने इस आदमी को कम नहीं आंका। हालांकि इस आदमी में बैटल क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था, झाओ हाई को इस व्यक्ति में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने केवल शून्य के साथ महसूस किया था। शून्य क्या है? वह एक हत्यारा था। इस आदमी का स्वभाव शून्य जैसा ही था, तो इसका मतलब था कि वह खुद भी एक हत्यारा था। इससे झाओ हाई आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि चार्ली वास्तव में जेड वाटर सिटी को उस पेशे वाले किसी व्यक्ति के हाथों में छोड़ देंगे। जब वे शहर के अंदर यात्रा कर रहे थे तो गाड़ी के पर्दे खुले थे। चार्ली झाओ हाई को विभिन्न प्रसिद्ध इमारतों की ओर इशारा कर रहा था और उनका परिचय दे रहा था। झाओ हाई को जेड वाटर सिटी के बारे में जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह थी व्यवसायों के प्रबंधन में राइजिंग वाटर सिटी से इसका अंतर। जेड वाटर सिटी में उत्पादों की बिक्री शहर के एक निश्चित हिस्से में केंद्रीकृत थी। उदाहरण के लिए, यदि आप अनाज बेच रहे हैं तो आपको इसे अन्य अनाज विक्रेताओं के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र में बेचना होगा। यही बात अन्य उत्पादों जैसे वस्तुओं आदि पर भी लागू होती है। झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि चार्ली इस तरह शहर पर शासन करेगा, लेकिन वास्तव में यह एक अच्छा विचार था। इससे शहर का प्रबंधन करना बहुत आसान हो गया। अपने प्रशासन के संबंध में झाओ हाई की स्वीकृति की अभिव्यक्ति को देखकर चार्ली को गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यह विधि स्वयं द्वारा सुझाई गई थी। गाड़ी तेजी से सिटी लॉर्ड्स मैंशन पहुंची। हवेली बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन स्मिथ की हवेली की तुलना में इसमें कुछ चीजों की कमी थी। हवेली पहुंचकर तीनों तुरंत अंदर चले गए। ट्रेजेबो चार्ली और झाओ हाई को पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड में ले गया, जो पहले से ही तैयार था। ये प्रांगण हवेली का सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक और सबसे परिष्कृत प्रांगण था। यह एक प्रांगण था जो विशेष रूप से चार्ली के उपयोग के लिए था। मूल रूप से झाओ हाई यहाँ नहीं रहना चाहते थे, हालांकि वह चार्ली के आतिथ्य को अस्वीकार नहीं कर सका। तीसरा राजकुमार चाहता था कि वह पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड में रहे, इसलिए झाओ हाई के पास रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच कहूं तो झाओ हाई को वास्तव में आंगन के अंदर का माहौल पसंद आया। झाओ हाई को बैंगनी बांस सुंदर लगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें वह जगह बेहद पसंद होगी। कोई कह सकता है कि बैम्बू राइस भी एक प्रकार का बांस है, लेकिन चूंकि यह बहुत लंबा था और इसका उपयोग मुख्य रूप से अनाज उत्पादन के लिए किया जाता था, इसलिए इसका सजावटी उपयोग बहुत अलोकप्रिय था। वहीं बैंगनी बांस का इस्तेमाल भी मुख्य रूप से सजावट के लिए नहीं किया जाता था। बैंगनी बांस वास्तव में हथियारों के लिए एक बहुत अच्छी सामग्री थी। इस बढ़िया बांस का उपयोग भाले के लिए एक शाफ्ट के साथ साथ धनुष के लिए एक बॉडी के रूप में भी किया जा सकता है। बांस बहुत सख्त था, जिससे यह महाद्वीप में हथियारों के लिए सबसे लोकप्रिय सामग्री में से एक बन गया। हालांकि बैंगनी बांस भी ब्रेड ट्री की तरह था, यह इस बारे में बहुत चयनात्मक था कि इसे कहाँ उगाया जा सकता है। इसमें तापमान, आर्द्रता और जलवायु के बारे में बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं। यदि ये विशेष परिस्थितियां नहीं होती तो वे जीवित नहीं रह पाते। इससे महाद्वीप में इसका उत्पादन काफी दुर्लभ हो गया। सौभाग्य से जेड वाटर सिटी के लिए इसका स्थान पर्पल बैम्बू का सबसे बड़ा निवास स्थान था। शहर के चारों ओर के पहाड़ इन बांसों से भरे हुए थे, जिससे वे क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय निर्यात बन गए। पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड में पहुंचने पर ट्रेजेबो ने भोज तैयार करने के लिए माफी मांगी। उसने आंगन में बहुत सारे नौकर नहीं छोड़े, क्योंकि वह जानता था कि चार्ली को ये पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल उस जगह की सफाई करवाई और 4 नौकरानियों को पीछे छोड़ दिया। ये व्यवस्था चार्ली की प्राथमिकताओं के लिए बिल्कुल सही थी, और संयोग से यह झाओ हाई से भी मेल खाती थी। चूंकि यहाँ सब कुछ पूरा हो गया है, झाओ हाई को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी अनपैकिंग पूरी कर ली। पर्पल बैम्बू प्रांगण में कुल 27 कमरे थे। स्वाभाविक रूप से चार्ली मुख्य कमरे में रहता था। दूसरी ओर झाओ हाई एक स्वतंत्र भवन में रुके थे। झाओ हाई के समूह के बसने के बाद ट्रेजेबो अंदर आया और भोजन के लिए चार्ली का निमंत्रण व्यक्त किया। जबकि उसने चार्ली को पहले ही छोड़ दिया था, ट्रेजेबो ने उस समय को झाओ हाई की आगे की जांच करने के अवसर के रूप में लिया। उन्हें झाओ हाई के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जोर नहीं दिया। लेकिन अब जब वह चार्ली की मदद करने जा रहा था तो उसे ट्रेजेबो द्वारा सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता थी। आखिरकार हत्यारे को अपने स्वामी की बहुत परवाह थी। समूह के भोजन कक्ष में पहुंचने और बैठने के बाद एक नौकरानी ने तुरंत भोजन उपलब्ध कराया। व्यंजन बहुत अच्छे थे। ट्रेजेबो ने जो चीजें बनाई थी वे इतनी शानदार नहीं थी, हालांकि उनमें कुछ विशेष विशेषताएं थी। वे मौसमी सामग्रियों का उपयोग करके भी बनाई गई थी, वे ताजा थी। चार्ली निश्चित रूप से अपने अधीनस्थ के भोजन से संतुष्ट था। जब वे खाना खा रहे थे, चार्ली ने ट्रेजेबो और झाओ हाई को एक दूसरे से मिलवाया। खाने के बाद समूह लिविंग रूम के अंदर बैठ गया। चार्ली ने कुछ चाय पी और ट्रेजेबो की ओर मुड़कर कहा, ट्रेजेबो, कल मिस्टर झाओ हाई को मेरा बैज देने जाओ। बाद में भी उसे करों से छूट देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उसके जहाज को मेरे निजी घाट का उपयोग करने की अनुमति दें। ठीक है, मिस्टर झाओ हाई के लिए एक अच्छे स्टोर स्थान की भी तलाश करें। इसे साफ करने के बाद इसे उपहार के रूप में मिस्टर को सौंप दें। ट्रेजेबो ने सिर हिलाया। झाओ हाई विनम्र नहीं थे और उन्होंने चार्ली से मुस्कुराते हुए कहा, मैं महामहिम को धन्यवाद देता हूँ। जब मेरे लोग व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम तुरंत आपको वे चीजें भेज देंगे जिन पर हमारी सहमति हुई है। ठीक है, मुझे दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ लोहे की भी आवश्यकता है। मुझे इसमें महामहिम की मदद मांगनी होगी। चार्ली ने उत्तर दिया, लोहा? श्रीमान को लोहे की क्या आवश्यकता है? हथियार, शस्त्र? यह अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर मैं बड़ी संख्या में हथियार बनाना चाहता हूँ तब भी मुझे इसकी सूचना राजधानी को देनी होगी। आप जानते हैं कि मेरी परिस्थितियां काफी जटिल हैं। मुझे लगता है श्रीमान को ये काम किसी और को सौंप देना चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। चिंता मत करो, मुझे बहुत अधिक लोहे की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर मुझे ढेर सारी जरूरतों की जरूरत है, जिसमें सिरेमिक उत्पाद भी शामिल हैं। मुझे इसमें महामहिम की सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे बहुत कुछ चाहिए, एक जहाज का पूरा स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त। झाओ हाई सुनकर चार्ली ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो कोई समस्या नहीं होगी, श्रीमान निश्चिंत हो सकते हैं। ट्रेजेबो, जितनी जल्दी हो सके श्रीमान से वे चीजें तैयार कराओ। साथ ही 50,000 फायर मछलियों के भंडारण और परिवहन के साधन भी तैयार कर लें। तुम्हें कितने दिन चाहिए होंगे? ट्रेजेबो ने एक पल के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, महामहिम, चीजें कल तैयार की जा सकती हैं, लेकिन आग से मछलियों के लिए उपकरण जुटाने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। चार्ली ने सिर हिलाया, अच्छा है, पहले वह चीजें तैयार करो जो श्रीमान चाहते थे। आप बाद में धीरे धीरे आग की मछलियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ तैयारी करें। मिस्टर झाओ हाई कुछ जलीय जादुई जानवरों और समुद्री उत्पादों को वापस ला सकते हैं, उन्हें ठीक से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
ट्रेजेबो ने चार्ली को देखा, फिर झाओ हाई की ओर मुड़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझा कि महाद्वीप में मरफोक उत्पाद किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पैसे, सोने के सिक्कों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि झाओ हाई को मरफोक से बड़ी मात्रा में समुद्री उत्पाद मिल सकते हैं, तो इससे पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। उनके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, ये स्वर पर निर्भर करता है। अगर वे मुझे कुछ अच्छा देते हैं तो ये बेहतर होगा। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर निश्चित रूप से सफल होंगे, मुझे मिस्टर पर भरोसा है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि चार्ली को झाओ हाई पर भरोसा था, लेकिन अपने मरे हुओं पर। पहले की लड़ाई के माध्यम से चार्ली को झाओ हाई के मरे हुए लोगों की दुर्जयता के बारे में पता चल गया था। वे मरे हुए अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। झाओ हाई मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, महामहिम मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हेवन द्वारा अपनी मरम्मत पूरी करने से पहले मुझे अभी भी इंतजार करना होगा। हमले के दौरान जहाज को केवल कुछ क्षति हुई, इसकी मरम्मत में इतना समय नहीं लगना चाहिए। मेरे पास कुछ और जहाज भी हैं, वे अग्रिम दल के रूप में कार्य कर सकते हैं, मैं बस हेवन में उनका पीछा करूंगा। चार्ली ने कहा, मिस्टर के मरे हुए को आपसे इतनी दूर अलग किया जा सकता है। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम भूल गए थे कि वे उन्नत स्तर के मरे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से वे मुझसे काफी दूरी तक अलग हो सकते हैं। महामहिम, मुझे अभी एक मामला याद आया, मेरे पास एक दोस्त की सुरक्षा के लिए 3 मस्तूलों वाला एक जहाज भेजा गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पर हमला किया जाएगा, इसलिए ये काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ समय बाद मुझे इसकी मरम्मत के संबंध में महामहिम से सहायता मांगनी पड़ेगी। महामहिम क्या सोचते हैं? चार्ली ने अपना हाथ लहराया और कहा, यह एक छोटी सी बात है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना जहाज आने दो। ठीक है, श्रीमान को पहले आराम करना चाहिए। मैं उनसे यथाशीघ्र आपके जहाज की मरम्मत करवाऊंगा ताकि इसे आपको वापस किया जा सके। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर चार्ली को प्रणाम करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया। कोई कह सकता है कि चार्ली के साथ उनका सहयोग सफलतापूर्वक चला। झाओ हाई खुश थे। पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड में अपनी इमारत में लौटने के बाद झाओ हाई ने तुरंत आराम नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले लौरा और अन्य लोगों के साथ आंगन के बांस के बगीचे का पता लगाया। झाओ हाई केवल देखने के लिए उपवन के चारों ओर नहीं गया था, स्वाभाविक रूप से वह बांस की कुछ टहनियां भी प्राप्त करना चाहता था। यदि उन अंकुरों को जमीन पर रोप दिया जाए तो वे बड़े हो जाएंगे और अंततः अपने स्वयं के बांस के जंगल में बदल जाएंगे। बैंगनी बांस की अपने आवास के संबंध में बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर उसे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। झाओ हाई वहां कुछ बैंगनी बांस उगाने में बहुत आश्वस्त थे। जब से वह छोटा था, झाओ हाई हमेशा एक ऐसा घर चाहता था जिसके चारों ओर बांस का एक बड़ा टुकड़ा हो। उन्हें वह परिदृश्य काफी खूबसूरत नजर आता है। चीनी लोगों को बांस बहुत पसंद था। बांस के बारे में कई प्राचीन कविताएं लिखी गई थीं। झाओ हाई एक लेखक थे और यद्यपि लेखक लगभग कुछ भी कर सकते हैं, झाओ हाई को प्राचीन चीनी भाषा में विशेष रुचि थी। इसलिए उन्हें लंबी घास वाली कविताएं भी पसंद थीं। वह हमेशा खुद को बांस से ढके घर में रहने की कल्पना करता था। दुर्भाग्य से वह उत्तर में रहता था, ये जगह पौधे उगाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। अंत में वह कभी भी अपना विकास नहीं कर पाया। बांस के प्रति उनकी प्राथमिकता के अलावा बैंगनी बांस भविष्य के बारे में झाओ हाई की चिंताओं को भी दूर करने में सक्षम था। सबसे पहले, बैंगनी बांस एक अनोखा पौधा है जो अंतरिक्ष को कुछ अनुभव दे सकता है। भविष्य में जब झाओ हाई ब्लैक वेस्टलैंड में अपना राष्ट्र स्थापित करेगा तो उसे सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से कुछ सैनिकों की आवश्यकता होगी। बैंगनी बांस की विशेषताओं के साथ भारी मात्रा में हथियार सामग्री की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। लगभग 3 फीट लंबे होम शूट इकट्ठा करने के बाद झाओ हाई ने उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया। निश्चित रूप से एक संकेत प्रेषित किया गया था। इसमें कहा गया है कि पर्पल बैम्बू का मूल्यांकन 35 के स्तर के साथ किया गया था, हालांकि ये स्पेस को अपग्रेड करने में असमर्थ था। झाओ हाई को यही उम्मीद थी, स्पेस का स्तर ऊपर न बढ़ना सामान्य बात थी। आखिरकार पर्पल बम्बू का स्तर इतना ही था, वह अंतरिक्ष को कैसे उन्नत कर पाएगा। झाओ हाई ने कयेर को विला के पीछे बांस के उन अंकुरों को रोपने के लिए कहा और उन्हें उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल करने का निर्देश दिया। फिर समूह ने यह देखने के लिए उपवन की खोज जारी रखी कि क्या इस स्थान पर कोई अन्य उल्लेखनीय चीजें हैं। एक बांस के बगीचे के लिए जिसे लंबे समय से काटा नहीं गया था, यहाँ कुछ अच्छी चीजें मौजूद होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौधा या जानवर, झाओ हाई को इसकी आवश्यकता होगी। वर्तमान में उनके पास अंतरिक्ष के अंदर समुद्री और स्थलीय दोनों तरह के बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र मौजूद थे। झाओ हाई ये पता लगाना चाहते थे कि क्या इस उपवन में कुछ चीज उन पारिस्थितिक तंत्रों की मदद करेगी। झाओ हाई का अंतरिक्ष को उन्नत करने का प्रारंभिक उद्देश्य उसके विष को ठीक करना था, लेकिन भले ही उसने पहले ही उस समस्या को हल कर लिया था और अब बैटल क्यूई का अभ्यास करने में सक्षम था, अंतरिक्ष में अभी भी लाभ थे जो उसके लेने का इंतजार कर रहे थे। स्पेस को और उन्नत करने के बाद वह मेग और अन्य लोगों को अपनी रैंक उन्नत करने में मदद करने में सक्षम हो सकता है। ये बात दादाजी ग्रीन के समूह पर भी लागू होती है, वे 9वीं रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। झाओ हाई के लिए ये प्रलोभन बहुत बढ़िया है। यदि ग्रीन और अन्य 9वीं रैंक के विशेषज्ञ बन सकते हैं तो ये बेहद शानदार होगा। जब बुरा कबीला अपनी जेब में कुछ 9वीं रैंक हासिल कर लेता है तो जब वे भविष्य में फिर से उभरने का फैसला करते हैं तो कोई भी एक शब्द भी नहीं कहेगा। खोजबीन करने पर कुछ मशरूम खोजने के अलावा झाओ हाई और अन्य को एक बांस का चूहा भी मिला। झाओ हाई ने सुना था कि यह बांस का चूहा पृथ्वी पर काफी स्वादिष्ट था। आक महाद्वीप में उन्हें यकीन नहीं था कि कृंतक ने अपना स्वाद बदल लिया है या नहीं। जब स्पेस को मशरूम मिले तो झाओ हाई अवाक रह गए। उनका मूल्यांकन अप्रत्याशित रूप से पर्पल बैम्बू से अधिक था। इसमें कहा गया कि मशरूम एक विशेष खजाना था, इसका स्वाद अच्छा था और यह पोषण से भरपूर था। इसका लेवल भी लेवल 40 से ऊपर था। इससे झाओ हाई हैरान रह गए। बांस के चूहे के लिए उनका आश्चर्य और भी अधिक था। जब उसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो अप्रत्याशित रूप से इसका स्तर 50 आंका गया। यह एक चूहे की विविधता थी जो कुछ पौधों के जीन से प्रभावित होती है। यह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि यह कुछ पौधों को उगाने और मिट्टी में कीटों को खत्म करने में भी मदद कर सकता था। साथ ही इसकी आक्रमण शक्ति कमजोर नहीं थी। एक पूर्ण विकसित वयस्क की ताकत 7वीं या 8वीं रैंक तक पहुंच जाती थी। जाहिरा तौर पर जो झाओ हाई अभी जब्त किया गया वह एक युवा चूहा था। एक सुखद आश्चर्य, वास्तव में एक सुखद आश्चर्य। झाओ हाई ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी कीमती चीजें मिलेंगी। बांस के बगीचे में बस टहलने से कुछ अत्यधिक मूल्यवान चीजें प्राप्त करने में सक्षम होना एक बेहद भाग्यशाली स्थिति थी। लौरा और अन्य लोग झाओ हाई से भी अधिक आश्चर्यचकित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आक महाद्वीप में मशरूम खाने का कोई रिवाज नहीं था। इस प्रकार जब उन्होंने झाओ हाई को अंतरिक्ष में कवक को अवशोषित करते देखा तो वे हैरान हो गए, और जब उन्होंने देखा कि इसका उच्च मूल्यांकन हुआ है तो वे अवाक रह गए।
लॉरा को मशरूम न खाने के बारे में बात करते हुए सुनकर झाओ हाई अपना सिर थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। जब ग्रीन पहले जंगल में कुछ भोजन खोजने गया था तो उसने शायद कुछ मशरूम की तलाश नहीं की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लगा कि अंतरिक्ष के अंदर कवक की कमी थी, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, वे उस विचार को बाद में सुधार सकते हैं। बांस के बगीचे में कुछ और मिनटों तक टहलने के बाद झाओ हाई को कुछ कीड़ों के अलावा अवशोषित करने के लिए कोई उल्लेखनीय चीजें नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें भी अवशोषित कर लिया। हालांकि कीड़े आम थे, वे पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार झाओ हाई विनम्र नहीं था और उसने उनमें से कई लोगों को सीधे ही आत्मसात कर लिया। लेकिन चून की कीड़े बहुत आम थे, इससे स्पेस का स्तर ऊपर नहीं बढ़ सका। स्पेस ने उनके लिए कोई मूल्यांकन भी नहीं किया, बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि रेंच पहले से ही एक छोटी सी दुनिया थी, इसलिए उन कीड़ों को अभी भी वहां रखा गया था। ओपन में घूमने के बाद झाओ हाई का समूह अपनी छोटी सी इमारत में लौट आया। लॉरा को आज की फसल में दिलचस्पी थी, हालांकि यह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें कुछ दिलचस्प चीजें मिली थीं। झाओ हाई समूह को देखकर मुस्कुराए और तुरंत उन्हें अंतरिक्ष में ले आए। इस समय अंतरिक्ष ने 10 म्यू की जगह आवंटित की थी जहां गोल्ड मेटल फल लगाया गया था। गोल्ड मेटल का पेड़ पहले ही काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उस पर कोई फल नहीं लगा था। इतने छोटे पेड़ के लिए 10 म्यू जमीन बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन लॉरा और अन्य लोगों ने गोल्ड मेटल फल को आशा भरी नजरों से देखा। वे जानते थे कि जैसे ही इस पेड़ पर फल लगेंगे, वे अपना पद बढ़ा सकेंगे। अंतरिक्ष के अंदर आराम करने के बाद वे विला से बाहर आए। झाओ हाई ने ग्रीन को फोन नहीं किया, अभी भी दिन था, उसके दादाजी अभी भी व्यस्त थे। झाओ हाई ने भी लड़ने की तकनीक का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने पहले ही तलवार की बुनियादी मुद्राएं सीख लीं। इसके अलावा उनके पास ब्लॉकहेड और रॉकहेड के साथ कुछ स्पास भी थे, जिससे उन्हें युद्ध में पर्याप्त अनुभव मिला। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह छठी रैंक से पराजित नहीं हो पाएगा। चूंकि उसके पास अंतरिक्ष में करने के लिए और कुछ नहीं था, केवल एक ही चीज बची थी। उन्होंने अपने हाथ में एक लोहे की गेंद पकड़ी और उसकी विशेषताओं को महसूस किया। झाओ हाई समझ गए कि उनमें वास्तव में मैग्नेटो धातु हेरफेर जैसी ही क्षमता है। हालांकि उनकी वर्तमान क्षमता मार्वल खलनायक की तुलना में बहुत कम थी। मैग्नेटो हवाई जहाज को नियंत्रित कर सकता है और यहां तक कि एक धातु के पुल को भी आकाश में उड़ा सकता है, जबकि झाओ हाई केवल लोहे की गेंद के एक छोटे टुकड़े को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन झाओ हाई अभी भी संतुष्ट थे, धातु के ऐसे टुकड़े से वह इसका रूप बदल सकते हैं और इसे स्पेस मॉनिटर की सीमा के भीतर नियंत्रित कर सकते हैं। वह इस धातु से आक्रमण और बचाव दोनों कर सकता है, ये पहले से ही पर्याप्त है। इस मामले के माध्यम से झाओ हाई ने अंतरिक्ष के मेजबान होने के व्यापक लाभों को समझा। स्पेस के मॉनिटर की मौजूदा रेंज 10,000 मीटर है। 10,000। भले ही ये लोहे का गोला बड़ा ना हो, लेकिन जब ये छोटी तलवार बन जाएगी तो इसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह क्या यह उड़ती हुई तलवार की तरह नहीं होगा? इसके बारे में सोचकर झाओ हाई उत्साहित हो गया। हालांकि अगर वह इस लोहे की गेंद से खेलना भी चाहे तो वह ऐसा केवल अंतरिक्ष के अंदर ही कर सकता था, वह बाहर ऐसा नहीं कर पाएगा। आक महाद्वीप में चीनी बाउडिंग गेंदों को नहीं जाना जाता है। अगर लोग झाओ हाई को लोहे की गेंदों से खेलते हुए देखते हैं तो वे निश्चित रूप से उन्हें बहुत अजीब पाएंगे। दोपहर में जब झाओ हाई अंतरिक्ष से बाहर गया तो उसने चाली को नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि जेड वाटर सिटी चाली का क्षेत्र है, इसलिए यहां पहुंचने पर उसे बहुत काम करना होगा। इस प्रकार झाओ हाई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस पर्पल बैम्बू प्रांगण के अंदर रुका, चाय पी और लॉरा और अन्य लोगों के साथ बातें की। जब शाम हुई, चाली ने झाओ हाई को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पूरे दिन उनकी उपेक्षा करने के लिए झाओ हाई से माफी मांगी। एक राजकुमार के लिए इतनी छोटी सी बात के लिए उससे माफी मांगना पहले से ही उसे बहुत अपमानित कर रहा था, इसलिए झाओ हाई स्वाभाविक रूप से नाराज नहीं हो सकता था। उसने अतीत के बारे में बात करते हुए चाली के साथ कुछ कप शराब पी। चाली ने अभी अभी जैसा अभिनय किया, उसने ट्रेजेबो को चौंका दिया। हर किसी को पता होना चाहिए कि चाली एक राजकुमार है और इस वजह से वह गर्व से भरा हुआ है। आमतौर पर वह लोगों के प्रति अच्छे स्वभाव का रवैया दिखाता है, लेकिन चाली का विश्वास पात्र होने के नाते ट्रेजेबो स्पष्ट रूप से चाली को जानता था। तीसरे राजकुमार का अहंकार बहुत अधिक है, वह आम लोगों पर भी ध्यान नहीं देगा। वह किसी के प्रति केवल इसलिए विनम्र होता है क्योंकि वह जानता था कि आप शिक्षित हैं, न कि इसलिए कि वह उसके बारे में बहुत सोचता है। हालांकि ट्रेजेबो महसूस कर सकता था कि चाली ने झाओ हाई के प्रति जो विनम्रता दिखाई थी वह नकली नहीं थी। राजकुमार वास्तव में झाओ हाई के बारे में बहुत सोचता था। इससे ट्रेजेबो काफी आश्चर्यचकित हो गया। अगर कोई कहेगा कि झाओ हाई बहुत पैसा कमाता है, लेकिन अंत में वह सिर्फ व्यवसाय है। जेड वाटर सिटी द्वारा लाए गए कर राजस्व की तुलना में ये निम्नतर था। इस वजह से चाली को झाओ हाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि झाओ हाई मजबूत है, उसकी ताकत 8वीं है, लेकिन वह 9वीं रैंक का विशेषज्ञ नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत चाली के सम्मान के योग्य नहीं है। इससे ट्रेजेबो चाली के रवैये के बारे में और भी अधिक भ्रमित हो गया। रात का खाना खाने के बाद झाओ हाई का समूह आराम करने के लिए अंतरिक्ष में लौट आया, लेकिन इस समय ट्रेजेबो लिविंग रूम में चाली के साथ था। दोपहर में उनके पास बेकार की बातचीत के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि वे आधिकारिक मामलों में व्यस्त थे। ट्रेजेबो ने चाली से शहर की आय के साथ साथ कुछ चीजों की रिपोर्ट करने के लिए बात की, जो उसने चाली के चले जाने के बाद संभाली थी। चाली को एक कप चाय परोसने के बाद ट्रेजेबो ने हैरान भाव से चाली की ओर देखा। महामहिम, आप झाओ हाई को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? क्या इसलिए कि वह बहुत ताकतवर है? चाली ने ट्रेजेबो की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्यों? आप आश्वस्त नहीं हैं? ट्रेजेबो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बात नहीं है। मैं कई वर्षों से आपके महामहिम के साथ हूं। मैं इस तरह की चीज के बारे में कैसे असहमत हो सकता हूं? मैं अभी यह नहीं जानता कि मिस्टर झाओ हाई में आपके महामहिम का इतना सम्मान करने की पर्याप्त क्षमता है या नहीं। चाली ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका व्यवसाय, उनकी ताकत, उनके संपर्क, ये सभी मुझे पसंद हैं। लिरू, जाओ ट्रेजेबो को झाओ हाई के बारे में बताओ। लिरू ने सिर हिलाया, फिर ट्रेजेबो को झाओ हाई के साथ अनुभव की गई चीजों के बारे में बताया। ट्रेजेबो ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वह जानता था कि झाओ हाई का कैली और शैली परिवारों के साथ संबंध था। वह ये भी जानता था कि झाओ हाई का कैसी परिवार के साथ किसी प्रकार का संघर्ष था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट के साथ डील की थी। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ हाई एक उन्नत बहुतत्व जादूगर होगा। मल्टी एलिमेंट मैच के लिए उच्च स्तर तक पहुंचना कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विभाग में महारत हासिल करना बहुत आसान नहीं था। झाओ हाई के लिए एक उन्नत स्तर का बहुतत्व जादूगर होना बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसी पहचान वाकई चाली की प्रशंसा के लायक है। 9वीं रैंक शायद ही कभी महाद्वीप में लड़ाई में शामिल होती थी, आमतौर पर 8वीं रैंक ही ऐसा करती थी।
इसने उन्नत मल्टी एलिमेंट जादूगरों को अमूल्य बना दिया। बहुत सारी शक्तियां एक से संपर्क करना चाहती थीं। उन्नत मल्टी एलिमेंट जादूगर बहुत सारे मंत्रों के साथ साथ समग्र जादू का भी उपयोग कर सकते हैं। कॉम्पोजिट मैजिक की आक्रमण शक्ति बहुत भयानक थी। विभिन्न विभागों के 2 मंत्रों के बीच संयोजन अद्वितीय प्रतिक्रियाएं सामने ला सकता है, जिससे इसकी जादुई आक्रमण शक्ति तेजी से बढ़ सकती है। यदि चार्ली अपने अनुचर के तहत झाओ हाई जैसा मल्टी एलिमेंट मैज रख सकता है, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह एक जादूगर था जो धन ला सकता था, उसके पास बहुत सारे मूल्यवान उत्पाद थे। झाओ हाई के बारे में ये बातें जानने के बाद ट्रेजेबो को समझ में आया कि चार्ली ने उसे पूरा सम्मान क्यों दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, महामहिम सही काम कर रहे हैं। झाओ हाई जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में सम्मान के योग्य है, लेकिन कैल्सी परिवार का उससे विवाद क्यों है? क्या वे चाहते हैं कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए? क्या वे पागल हैं? चार्ली मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ट्रेजेबो, तुम भूल गए। जो वर्तमान में कैल्सी परिवार के भीतर सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वे अभी भी बुजुर्ग हैं। और जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक बड़ों का कृपा दृष्टि रहा, वह 5वीं संतान जुवान है। झाओ हाई को बहुत सारा पैसा कमाते देखकर जुवान के लिए ईर्ष्या महसूस करना अजीब नहीं होगा। इसके अलावा झाओ हाई ने सदर किंग को नाराज कर दिया और उसे एक्सू साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। साथ ही उन्होंने रेडियंट चर्च को भी नाराज कर दिया, इसलिए वे स्काई वाटर सिटी चले गए। इन तथ्यों को देखते हुए जुवान ने सोचा कि वह झाओ हाई पर दबाव बनाने में सक्षम होगा। जुवान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ट्रेजेबो ने सिर हिलाया, महामहिम सही हैं। स्मिथ और अन्य भाइयों के लिए केवल जुवान के लिए ऐसा करना असंभव होगा। मैंने हमेशा सोचा था कि कैल्सी परिवार के मुखिया एक चतुर व्यक्ति हैं। वास्तव में जुवान का पक्ष लेना एक गलत निर्णय है। अपने 5वें बेटे को वास्तव में झाओ हाई जैसे व्यक्ति को भगाने की इजाजत देकर उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। झाओ हाई एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह ऐसे किसी मामले पर कैल्सी परिवार से नाता नहीं तोड़ेगा। हालांकि परिवार में सत्ता रखने वाले वे बुजुर्ग ही होते हैं। स्मिथ और उनके भाई भी बड़े हो गए हैं, उनका भी अपना कुछ प्रभाव है। भाइयों के लिए वे झाओ हाई को जाने नहीं दे सकते थे। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो स्मिथ को झाओ हाई को किसी प्रकार का आश्वासन देना चाहिए था कि वह कैल्सी परिवार की इस कार्रवाई को उलटने में सक्षम होगा। ट्रेजेबो ने सिर हिलाया, ये काफी संभव है। ऐसा लगता है जैसे झाओ हाई वास्तव में इतना सरल नहीं है। क्या महामहिम उसे पाने में आश्वस्त हैं? ट्रेजेबो को स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने चार्ली से पूछा कि क्या वह झाओ हाई को नियंत्रित करने में सक्षम है। चार्ली ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, झाओ हाई जैसे व्यक्ति के लिए मैं अपना नियंत्रण बढ़ाने की हिम्मत नहीं करूंगा। बस अपने वर्तमान रिश्ते को बनाए रखना ही काफी है। जब भविष्य में हमें कुछ समस्याएं होंगी तो वह निश्चित रूप से दूसरी ओर नहीं देखेगा। याद है उसने पहले क्या कहा था कि उसके पास एक जहाज था जो एक दोस्त को ले जाने के बाद काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। ट्रेजेबो ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, मुझे याद है कि वह चाहता है कि हम इसकी मरम्मत करें। इसमें समस्या क्या है? चार्ली मुस्कुराया, तुम सच में मुद्दे को नहीं पहचान पाए। इसकी वजह झाओ हाई और परसेल फैमिली का रिश्ता है। झाओ हाई को परसेल परिवार के ग्रैंड ड्यूक से कुछ मदद मिली थी। इस प्रकार झाओ हाई इस पूरे समय इवान की बेटी की रक्षा कर रही थी। मुझे लगता है कि उसे रुएन कहा जाता है। मैंने सुना है कि यह रुएन झाओ हाई के लिए कुछ परेशानी लेकर आया था, लेकिन झाओ हाई ने फिर भी उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा। मुझे कुछ जानकारी मिली कि रुएन हाल ही में घर लौटने के लिए समुद्री मार्ग पर निकले थे, तो रास्ते में उन्हें अनियंत्रित क्षेत्र से गुजरना चाहिए था। मेरा मानना है कि झाओ हाई ने उसे बचाने के लिए अपना दूसरा जहाज भेजा था। झाओ हाई के ऐसा करने से पता चलता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। इस प्रकार का व्यक्ति वह नहीं है जिसे आप नियंत्रित करना चाहेंगे, अन्यथा वे नाराज हो जाएंगे, समझे? ट्रेजेबो ने तुरंत सिर हिलाया, महामहिम राहत महसूस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। मैंने मिस्टर झाओ हाई के लिए पहले से ही एक दुकान का स्थान तैयार कर लिया है। पूर्वी गेट से ज्यादा दूर नहीं है। दुकान काफी बड़ी है। हालांकि इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें एक विशाल गोदाम है, साथ ही भूमिगत 2 अतिरिक्त भंडारण भी हैं। यह एक अच्छा स्टोर है। जो चीजें मिस्टर झाओ हाई चाहते थे उन्हें भी गोदाम में पहुंचा दिया गया है। उन्हें केवल उन्हें लेने की जरूरत है। चार्ली ने ट्रेजेबो की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, अच्छा काम ट्रेजेबो। इन कुछ वर्षों में आपके यहाँ जेड वाटर सिटी में रहने से मुझे वास्तव में राहत महसूस हुई है। यदि ये परिवार के नियमों के अनुसार नहीं होता कि जेड वाटर सिटी का स्वामित्व स्थायी रूप से नहीं हो सकता, तो मैं वास्तव में ये स्थान आपको देना चाहूंगा। परंतु निश्चिंत रहो, यदि मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा क्षेत्र अवश्य दूंगा। ट्रेजेबो ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। जब आप छोटे थे तब से मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं। इस ट्रेजेबो ने भी आपको काफी समय तक सेवा दी है। महामहिम को मुझे कोई क्षेत्र देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस जीवन भर आपकी सेवा कर सकता हूं। चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक मैं ये जानता हूं, लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद मैं आपको बिना पुरस्कार के यूं ही नहीं जाने दे सकता। इससे मेरे पीछे आने वाले अन्य लोगों को संदेह होगा कि मैं उन्हें पुरस्कृत करूंगा या नहीं, इसलिए बस मेरा उपहार स्वीकार करें। जहां तक आपके क्षेत्र का सवाल है, मुझे पहले से ही कुछ जानकारी है। ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट की डची का अभी भी कोई आधिकारिक मालिक नहीं था, इसलिए पिता ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों में बांटने का फैसला किया। मैं तुम्हें अपना हिस्सा देने की योजना बना रहा हूं। ट्रेजेबो का दिल उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि लायनहॉर्ट का क्षेत्र कितना अच्छा था। बहुत सारे लोग उस जमीन का एक टुकड़ा पाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो अब जब चार्ली उसे एक टुकड़ा दे रहा था, तो यह एक बहुत अच्छा इनाम था। ट्रेजेबो की शक्ल देखकर चार्ली मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यही एकमात्र चीज है जो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं। अगर मुझे शाही सिंहासन मिलता है तो मैं आपको लायनहॉर्ट का पूरा क्षेत्र दे दूंगा। जब वह समय आएगा तो आप एक ग्रैंड ड्यूक होंगे। अगली सुबह झाओ हाई को चार्ली ने कुछ नाश्ता करने के लिए कहा। खाने के बाद वे दोनों चाय पीने के लिए लिविंग रूम में चले गए। इस समय ट्रेजेबो अंदर आया और चार्ली को बताया, महामहिम, दुकान और अनुरोधित सामान पहले से ही तैयार हैं। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? चार्ली ने झाओ हाई की ओर रुख किया और कहा, मिस्टर, आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी मामले में हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। चल दर। चार्ली मुस्कुराया, अच्छा है, चलो चलें और देखें। आपके जहाजों की लगभग मरम्मत हो चुकी है, वे कल से रवाना हो सकते हैं। हेवन में थोड़ी समस्या है, इसलिए उसे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, ये पहले से ही मेरी उम्मीदों के अनुरूप है। चलो पहले दुकान देख लेते हैं। फिर समूह लिविंग रूम से बाहर चला गया और बाहर पहले से तैयार गाड़ी में चला गया। समूह गाड़ी में बैठ गया और तुरंत ट्रेजेबो के मार्गदर्शन में सीधे दुकान की ओर चला गया।
आज वे ट्रेजेबो की गाड़ी के अंदर सवार थे। शहर के अंदर उनकी गाड़ी की सवारी करना बहुत उपयोगी था। जैसे ही लोग इसे देखते तुरंत रास्ते से हट जाते। आखिरकार यह गाड़ी सिटी लॉट की थी। जल्द ही वे जेड वाटर सिटी के पूर्वी गेट के पास एक जगह पर रुक गए। लेकिन कुछ अजीब बात है, एक व्यावसायिक क्षेत्र के लिए यहाँ कुछ लोग थे। फिर भी दुकान बहुत बड़ी है। इसके फ्रंट को देखने से पता चलता है कि इसमें 3 मंजिलें हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि इसका फ्रंट डिजाइन काफी खूबसूरत है। दुकान के पीछे एक बड़ा प्रांगण है जिसके किनारे एक दरवाजा है जिसमें समानांतर रूप से 3 गाड़ियां समा सकती हैं। दरवाजा बहुत मजबूत लग रहा था क्योंकि यह मोटी लकड़ी से बना था। इस समय आंगन के सामने वाले दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। जब उन्होंने ट्रेजेबो की गाड़ी देखी तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और गाड़ी को अंदर जाने दिया। आंगन बड़ा था पर अंदर कोई पौधा नहीं था। पहली नजर में कोई भी देख सकता है कि इस जगह का उपयोग सामानों के भंडार क्षेत्र के रूप में किया जाता था क्योंकि फर्श सपाट पत्थर से ढका हुआ है। अंदर एक अस्तबल और एक गोदाम भी था। एक मालिक का कमरा और नौकर का क्वार्टर भी मौजूद था। सभी डिजाइन में बहुत सरल थे, स्पष्ट रूप से व्यवहारिक उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। समूह के गाड़ी से उतरने के बाद झाओ हाई और चाली ने तुरंत जगह का निरीक्षण किया। क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है। हालांकि रहने वाला खंड सामान्य है, इसमें एक बहुत बड़ा गोदाम है। ये बहुत अच्छा है। मैं सिटी लॉर्ड ट्रेजेबो को धन्यवाद देता हूँ। ट्रेजेबो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मिस्टर झाओ हाई बहुत विनम्र हैं। मेरे साथ गोदाम देखने आए, वहाँ एक आश्चर्य है। फिर वह झाओ हाई और चाली को गोदाम की ओर ले गया। गोदाम की रखवाली करने वाले भी लोग थे। जब उन्होंने ट्रेजेबो को देखा तो उन्होंने तुरंत सलामी दी। ट्रेजेबो ने अपना हाथ हिलाया और गार्ड ने तुरंत गोदाम का दरवाजा खोल दिया। झाओ हाई ने देखा कि गोदाम उन सभी चीजों से भरा हुआ था जो उसने मांगी थी। चीनी मिट्टी की चीजें सावधानी से लकड़ी के बक्सों में पैक की गई थी। अंदर रहने की जरूरतें भी थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस गोदाम में एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। ट्रेजेबो झाओ हाई को गोदाम के तहखाने में ले गया। तहखाने को 2 मंजिलों में विभाजित किया गया था और वह भी उन चीजों से भरा हुआ था जो झाओ हाई चाहते थे। इस तहखाने की सीढ़ियां बहुत चौड़ी हैं, इससे 2 गाड़ियां एक साथ आ जा सकती हैं। वास्तव में सीढ़ियां नहीं थीं, बल्कि एक झुकी हुई सतह थी जो गाड़ियों को चलने की अनुमति देती थी, जिससे माल परिवहन अधिक सुविधाजनक हो जाता था। इसके अलावा सीढ़ियों की ढलान बहुत कम थी, इससे अधिकांश गाड़ियां इसका उपयोग करने में सक्षम हो गईं। जब झाओ हाई ने देखा कि यह तहखाने का गोदाम कितना बड़ा है तो उसे डर लगा कि आंगन का पूरा भूमिगत हिस्सा खोखला हो गया होगा। सौभाग्य से इस स्थान का निर्माण बहुत मजबूत था। यहाँ वहाँ खंभे थे और वे पूर्ण ठोस पत्थर से बने थे, जो एक बहुत मजबूत सामग्री थी। झाओ हाई इससे बहुत संतुष्ट थे। हालांकि उनके पास इतने बड़े गोदाम का ज्यादा उपयोग नहीं था, ये कुछ भी नहीं होने से बेहतर था। साथ ही यह उन्हें भविष्य में एक कबाब कहानी प्रदान कर सकता था। झाओ हाई की संतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर ट्रेजेबो को राहत महसूस हुई। वह झाओ हाई की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? महामहिम ने मुझे इस आंगन के साथ साथ इसके अंदर की चीजों को भी तुम्हें उपहार में देने का आदेश दिया है। मुझे आशा है कि श्रीमान मना नहीं करेंगे। झाओ हाई ने एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया, मैं उनके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। बदले में मैं महामहिम के साथ साथ शहर के स्वामी को भी एक उपहार दूंगा। जैसे ही 2 छोटे बैग दिखाई दिए, उसने अपना हाथ घुमाया। दोनों बैग स्वाभाविक रूप से स्थानिक बैग थे। चाली ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए झाओ हाई कंजूस नहीं हो सका और उसने तीसरे राजकुमार की दयालुता को वापस करने का फैसला किया। ये स्थानिक बैग उनमें से एक है। चाली और ट्रेजेबो ने झाओ हाई को भ्रमित भाव से देखा। उन्हें नहीं पता था कि ये 2 बैग क्या थे। झाओ हाई ने बैग उन्हें सौंपते हुए कहा, ये 2 बैग स्थानिक बैग हैं। अंदर लगभग 10 घन मीटर जगह है जहां आप कुछ चीजें रख सकते हैं। महामहिम की शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से यह चीज बहुत मूल्यवान नहीं होगी, बस इसे एक खिलौने के रूप में ले लो। चाली और ट्रेजेबो दंग रह गए। हालांकि स्थानिक उपकरण महाद्वीप में लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वे बहुत कीमती थे। यहाँ तक कि चाली के पास भी ऐसी केवल एक वस्तु थी। लेकिन झाओ हाई उन्हें यूं ही ऐसे दे रहा था जैसे वे बेकार हों। चाली, जो अभी भी सदमे में था, झाओ हाई की ओर मुड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर के हाथों में इतनी अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अब मुझ पर श्रीमान का एहसान है। झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, महामहिम बहुत विनम्र हैं, ये सिर्फ उपहारों का आदान प्रदान है। महामहिम को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। झाओ है सुनकर चाली भी हंसा, बहुत अच्छा, तो हमें मिस्टर का उपहार मिलेगा। तो क्या आप जगह से संतुष्ट हैं? आप सामान लेने के लिए लोगों को कब भेजेंगे? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लोग उस जहाज के साथ आएंगे जिसका इस्तेमाल मैं अपने दोस्त को ले जाने के लिए करता था। वे लगभग 2 दिनों में शीघ्रता से यहाँ आ रहे हैं। चाली ने सिर हिलाया, यह अच्छा है। मैं ट्रेजेबो को 2 दिनों के लिए उस जगह की रखवाली करने में आपकी मदद करूंगा। जब आपके लोग आएंगे तो वह जगह आपको सौंप देगा। झाओ हाई मुस्कुराए और सिर हिलाया। समूह सिटी लॉर्ड्स मैंशन में लौट आया। फिर झाओ हाई आराम करने चला गया क्योंकि वह फिलहाल गोदाम से सामान नहीं ले सकता है। उसने कल उन जहाजों को इकट्ठा करने की योजना बनाई है जो उसने माँ की परिवार से चुराए थे। फिर उन्हें एप द्वीप की ओर रवाना किया जाएगा जहां वे झाओ हाई की प्रतीक्षा करेंगे। हेवन की पूरी तरह से मरम्मत हो जाने के बाद वे झींगा जनजाति के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। वह लौरा के लोगों को प्राप्त करने और उन्हें बसाने के लिए भी इस खाली समय का लाभ उठाना चाहता है। उसे दुकान का प्रबंधन करने के लिए भी किसी को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार ये पहले से ही उपयोग के लिए तैयार था। झाओ हाई ने योजना बनाई कि वह इस दुकान में बस कुछ दैनिक किराने का सामान बेचेगा ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। जब स्टोर पर स्थिति अधिक स्थिर हो जाएगी तब वह वहां बिकने वाले उत्पादों में सुधार के बारे में सोचेगा। लौरा के अधीनस्थ सभी लोग प्रतिभाशाली प्रबंधक थे। उनके शामिल होने से निश्चित रूप से आयरन माउंटेन किले को मदद मिलेगी। वे झाओ हाई के लिए महाद्वीप में और अधिक स्टोर खोलना भी अधिक सुविधाजनक बना देंगे। झाओ हाई के लिए सौभाग्य से उनके आगमन का समय निकट आ रहा था। उस समय उन्हें अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और फिर आयरन माउंटेन फोर्ट पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों को जेड वाटर सिटी भेजा जाएगा, झाओ हाई उन्हें स्वॉर्डफिश में रखेगा। अगले दिन झाओ हाई ने माँ के परिवार से जो 5 मस्तूल वाले जहाज लिए थे वे अब रवाना होने के लिए तैयार थे। झाओ हाई ने चाली से जहाजों पर सामान रखने में मदद करने के लिए कहा, जिस पर चाली ने सहमति व्यक्त की और जहाजों पर माल रखने के लिए लोगों को भेजा था। भले ही गोदाम के अंदर सामान असंख्य था, लेकिन वे उन 5 जहाजों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब वे रवाना हुए तो जहाज आधे भरे हुए थे। झाओ हाई चाली को यह नहीं बता सका कि वह इस बार व्यापारियों के साथ व्यापार करना चाहता है। उसने केवल तीसरे राजकुमार से कहा कि वह इसे अन्य लोगों को आपूर्ति करेगा।
चार्ली ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वे सभी सामान महाद्वीप में आम थे, वे खजाने नहीं थे। 5 जहाजों को रिहा करने के बाद झाओ हाई ने स्वॉर्डफिश के आने का इंतजार किया। 5 जहाजों के चले जाने के 2 दिन बाद लॉरा के सभी अधीनस्थ इकट्ठे होकर तैयार थे। कुल मिलाकर उनमें से 400 थे, जिनमें से 80 प्रबंधक थे। अन्य लोग उनके परिवार के सदस्य थे, वे सभी भी लॉरा के प्रति वफादार थे। झाओ हाई और लॉरा ने तुरंत अंतरिक्ष में प्रवेश किया और उन लोगों को अंदर ले लिया और उन्हें आयरन माउंटेन किले में भेज दिया। एक समूह को पीछे छोड़ दिया गया और उसे जेड वाटर सिटी भेज दिया गया। जब मैनेजरों ने लॉरा को देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन सभी को उनसे किसी न किसी प्रकार की कृपा प्राप्त हुई थी, इसलिए वे सभी उनके समर्पित अनुयायी थे, उन पर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। झाओ हाई भी उन पर विश्वास करते थे, इसलिए जब वे आयरन माउंटेन किले में पहुंचे तो उन्हें कुन को सौंप दिया गया, जिन्हें उन्हें पर्यावरण से परिचित कराने का काम दिया गया था। इन सभी लोगों का कुन के साथ पूर्व संपर्क था और एक बार उनका प्रबंधन सीधे तौर पर उनके द्वारा किया जाता था। अब जब उन्होंने कुन को उनका स्वागत करते देखा तो उन्हें उत्साह महसूस हुआ। आखिरकार उन लोगों के साथ रहना बेहतर था जिनसे आप परिचित थे। जिसे जेड वाटर सिटी में रहने के लिए चुना गया था वह लॉरा के सबसे प्रतिभाशाली अधीनस्थों में से एक था। उसका नाम मुइन है। उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी और लॉरा से मिलने से पहले वह एक छोटा व्यापारी था। बाद में अपने पिछले करियर में उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ा और अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को गुलाम के रूप में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में लॉरा ने उसे बचा लिया और अंततः लॉरा के नेतृत्व में प्रबंधक बन गई। वह और उसका परिवार लॉरा की उदारता के लिए बहुत आभारी थे। अपने पिछले अनुभव के साथ साथ अपने दृढ़ रवैये के कारण वह लॉरा की नजर में एक मूल्यवान प्रबंधक बन गया। हालांकि वह 40 वर्ष का था, फिर भी वह बहुत ऊर्जावान था और अभी भी काफी आकर्षक था। उसकी पत्नी भी होशियार थी। उनके और उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे जो पहले से ही 20 वर्ष के थे। वे भी अपने माता पिता से व्यवसाय संभालना सीख रहे थे। ऐसे परिवार के जेड वाटर सिटी का प्रभारी होने से झाओ हाई निश्चिंत हो गए। लॉरा की नजर में वह लोगों के प्रति बहुत आश्वस्त था। स्वॉर्डफिश के अंदर परिवार बसाने के बाद झाओ हाई सिटी लॉर्ड्स हवेली में लौट आया। स्वॉर्डफिश 2 दिनों में आ जाएगी, यही वह समय सीमा भी थी जब हेवन की पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी। हेवन की मरम्मत हो जाने के बाद झाओ हाई आगे बढ़ सकता है और झींगा जनजातियों के साथ व्यापार कर सकता है। हवेली लौटने पर झाओ हाई के पास करने के लिए कुछ नहीं था। इस वजह से वह केवल अंदर ही रहा और अपनी युद्ध तकनीकों और धातु पर नियंत्रण का अभ्यास करता रहा। जितना अधिक उसने अभ्यास किया उसका नियंत्रण उतना ही बेहतर होता गया। अभी झाओ हाई पहले से ही 2 मुट्ठी के आकार की लोहे की गेंदों को नियंत्रित कर सकता है, जिसकी आक्रमण शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत है। झाओ हाई चार्ली के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। भले ही वह चार्ली की मदद करना चाहता हो, फिर भी राजकुमार को पहले उससे संपर्क करना होगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं। यदि झाओ हाई सहायता प्रदान करने में बहुत उत्सुक था तो चार्ली गलत समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत अधिक पूछताछ नहीं की। वह बस अपने दिन इत्मीनान से जी रहा था, एक अच्छा जीवन जी रहा था। झाओ हाई के कार्यों से वास्तव में चार्ली को राहत मिली। राजकुमार के लिए झाओ हाई की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी। यदि झाओ हाई उसके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता तो चार्ली को संदेह महसूस होता। 2 दिन तेजी से बीत गए और स्वॉर्डफिश जेड वाटर सिटी में पहुंच गई। झाओ हाई ने पहले ही चार्ली को सचेत कर दिया था, इसलिए लॉरा और अन्य लोगों के साथ वे जहाज से मिलने के लिए घाट पर गए। स्वाभाविक रूप से चार्ली उनके साथ नहीं गए। भले ही वह झाओ हाई का प्रशंसक हो, वह नहीं जा सका। आखिरकार वह एक राजकुमार है। उसके लिए घाट पर झाओ हाई के लोगों से मिलना बहुत ज्यादा होगी। मोहन के परिवार को सिटी लॉर्ड्स मैंशन में लाने के बाद स्वॉर्डफिश को तुरंत मरम्मत के लिए चार्ली के शिपयार्ड में भेज दिया गया। उसी समय झाओ हाई ने मोहन और ट्रेजेबो को एक दूसरे से भी परिचित कराया। वह चाहता था कि मोहन ट्रेजेबो को सीधे तौर पर जाने, इसलिए यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह शहर के भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सके। मोहन के कौशल की कोई भी प्रशंसा कर सकता है। वह वास्तव में एक व्यापारी बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उनका बोलने का तरीका बहुत सहज था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि आप उन्हें तुरंत एक दोस्त के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें नापसंद करना असंभव था। म्यूइन के प्रति ट्रेजेबो का रवैया भी बहुत अच्छा था। शहर के स्वामी को पता था कि चार्ली झाओ हाई को कैसे मानता था। झाओ हाई के लिए म्यूइन को जेड वाटर सिटी में छोड़ना दर्शाता है कि झाओ हाई ने इस आदमी पर कितना भरोसा किया। इस प्रकार ट्रेजेबो ने प्रबंधक के साथ अच्छे संबंध बनाने का निर्णय लिया। जब शाम के भोजन का समय हुआ, चार्ली ने आधिकारिक तौर पर म्यूइन से मुलाकात की। इससे म्यूइन चौंक गया। उसने पहले किसी परसेल डची राजकुमार को भी नहीं देखा था, किसी साम्राज्य का राजकुमार तो दूर की बात है। अपने दृष्टिकोण से वह देख सकता था कि चार्ली झाओ हाई को बहुत महत्व देता था। मोहन मूर्ख नहीं था। जब उसने झाओ हाई और चार्ली की आनंददायक बातचीत देखी तो उसे पता चला कि चार्ली के दिल में झाओ हाई की स्थिति कम नहीं थी। इससे मैनेजर काफी खुश हुआ। इसका मतलब था कि लॉरा ने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। अगली सुबह झाओ हाई मोहन को उस दुकान पर ले आया जो चार्ली ने उसे उपहार में दी थी। दुकान देखने के बाद झाओ हाई ने इसकी देखभाल मोहन को सौंप दी। झाओ हाई ने स्टोर को बिल्कुल वैसा ही नाम दिया जैसा वह अपने सामान का ब्रांड बनाना चाहता था, हेवन। दुकान के अलावा झाओ हाई ने मोहन को एक स्थानिक बैग के साथ 700,000 सोने के सिक्के भी दिए। साथ ही उन्होंने कुछ सामान और सब्जियां भी छोड़ दी जो बाद में दुकान के मुख्य उत्पाद बने। झाओ हाई मोहन के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने प्रबंधक से कहा कि उन्हें दुकान से कुछ लाभ कमाने की उम्मीद नहीं है। वह बस यही चाहता था कि कोई यहाँ रहे और ट्रेजेबो के संपर्क में रहे, इसलिए मोहन को बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से यदि दुकान अच्छा चल सकती है तो वह सबसे अच्छी होगी। एक प्रमुख शहर में दुकान खोलने का झाओ हाई का प्रारंभिक उद्देश्य नए व्यवसायों के लिए संपर्क प्राप्त करना और रईसों के साथ संबंध स्थापित करना था, जिससे अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के कनेक्शन का जाल बढ़ाना था। हालांकि चार्ली के कारण वह उद्देश्य अब निरर्थक हो गया था। चार्ली कौन था? वह एक राजकुमार है जिसके सम्राट बनने की संभावना है। किसी और के पास जाने की बजाय उससे जुड़े रहना ज्यादा बेहतर था। भले ही चार्ली सम्राट नहीं बना, फिर भी वह एक राजकुमार था, एक प्रभावशाली व्यक्ति। भले ही नया सम्राट उससे निपटना चाहता हो, चार्ली के पास पहले से ही कनेक्शन का एक मजबूत नेटवर्क था। यदि सम्राट कोई कदम उठाना चाहता है तो उसे इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। स्थिति एक्सू साम्राज्य के दक्षिणी राजा जैसी थी। हालांकि वह केवल एक राजकुमार था, साम्राज्य के दक्षिणी भाग में उसका प्रभाव सत्तारू राजा से कम नहीं था। अक्सू सम्राट दक्षिण में अपने आदेश भी लागू नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां के सभी नागरिक दक्षिणी राजा का पालन करते थे। और दक्षिणी राजा के इतने प्रभावशाली होने का कारण कई रईसों के साथ उसके संबंध थे। वे लोग जिन लाभों का आनंद लेते हैं वे दक्षिणी राजा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे।
इसलिए भले ही बोरिस सम्राट न बने, फिर भी वे रईस उसके अधिकार की रक्षा करेंगे, अन्यथा उनके लाभ प्रभावित होंगे। हालांकि दक्षिणी राजा की स्थिति महाद्वीप में एक विशेष मामला थी। जब बोरिस सिंहासन के लिए वर्तमान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तो बूढ़े राजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। हालांकि वर्तमान सम्राट सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसके अधिकार को हटाने के लिए दक्षिणी राजा को पर्याप्त क्षति नहीं हुई। उसके पास बोरिस को दक्षिण पर शासन जारी रखने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए यदि हम रोसेन साम्राज्य की स्थिति को देखें, जहां चाली सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जब वर्तमान सम्राट ने पहले से ही एक उत्तराधिकारी का फैसला कर लिया था, तो उसे उत्तराधिकारी की शक्ति बढ़ाते हुए अन्य उम्मीदवारों को दबाने की जरूरत थी। इस तरह पूरे साम्राज्य में उत्तराधिकारी का प्रभाव पूरी तरह से स्थापित हो गया, जिससे दूसरे दक्षिणी राजा का प्रकट होना असंभव हो गया। दूसरी ओर आप महाद्वीप में स्थापित रईस भी बहुत दुर्जय थे। ऐसे भी समय थे जब कोई सम्राट आसानी से अपनी चालें नहीं चल पाता था, लेकिन सम्राट के भी अपने संबंध थे और उनके साथ अंतर्निहित लाभ थे, इसलिए जब तक सम्राट उस पर अतिक्रमण नहीं करता, वह केवल एक उम्मीदवार को न्यूनतम नुकसान पहुंचा सकता है। झाओ हाई को भी पता था कि वह केवल चाली के पेड़ पर झुका हुआ था। पुराने सरदारों के साथ सहयोग करना बहुत कठिन था। वह जानता था कि स्थापित रईस यथासंभव उत्तराधिकार की लड़ाई में किसी का पक्ष लेने से परहेज करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि उनका उम्मीदवार सिंहासन लेने में विफल रहता, तो वे नए शासक द्वारा दबा दिए जाते। हालांकि रईसों के पास गहरा भंडार होता है, अगर उन्हें लगातार दबाया जाता, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते। ये कुछ ऐसा नहीं है जो वे चाहेंगे। यदि वे युद्ध में भाग नहीं लेते, तब भी वे जो भी नया सम्राट बनता, उसके प्रति अपना शिष्टाचार बनाए रख सकते थे। ऐसे में उन्हें भाग लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। इसलिए भले ही सभी देशों में राजकुमारों के बीच लगातार संघर्ष होता रहे, लेकिन उनमें से केवल कुछ स्थापित रईस ही शामिल होंगे। झाओ हाई अब चाली से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब था कि वह मूलतः चाली के लोगों में से एक था। इस मामले में अधिकांश स्थापित रईस उनके संपर्क में नहीं आएंगे। उन्हें डर था कि अगर वे झाओ हाई के साथ संबंध बनाते हैं, तो वे चाली के साथ मिल जाएंगे। ये स्थिति पर एक स्थापित रईस के सामान्य रुख के अनुरूप नहीं था। चूंकि झाओ हाई इस बारे में पहले से ही स्पष्ट था, उसने मुए को उन रईसों से संपर्क नहीं करने दिया। उन्होंने मैनेजर को दुकान को ध्यान से देखने का काम सौंपा। झाओ हाई का भी मानना था कि इस दुकान का होना कोई बुरा विचार नहीं था। भले ही वे स्थापित रईस इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी शामिल नहीं होना चाहता था। वास्तव में इन लड़ाइयों में सामान्य कुलीनों का भाग लेना एक सामान्य घटना थी, विशेषकर मध्य और निम्न श्रेणी के कुलीनों का। वे अपना पद और प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जब तक उन्हें सफल होने की संभावना दिखती, वे जुआ खेलते। इसलिए भले ही झाओ हाई की इस समय कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी चाली उसे अपने पक्ष के रईसों से मिलवाता था। फिर वे लोग ट्रेजेबो के पास जाकर पूछताछ करेंगे और अंततः सहयोग के लिए झाओ हाई से संपर्क करेंगे। झाओ हाई इस बारे में बहुत आश्वस्त थे, उनके प्रति चाली का रवैया पहले से ही पर्याप्त सबूत प्रदान करता था। यदि तीसरे राजकुमार के पक्ष के उन रईसों को पता होगा कि चाली ने झाओ हाई के साथ कैसा व्यवहार किया है, तो वे निश्चित रूप से साझेदारी के लिए झाओ हाई से संपर्क करेंगे। झाओ हाई का यह भी मानना था कि ट्रेजेबो झाओ हाई और चाली के रिश्ते को फैलाएगा। आखिरकार वह आदमी चाली के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक था। ट्रेजेबो चाली को लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ करेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाली के दायरे में आने वाले सभी लोगों को एकजुट करने की पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार एकजुट रहना ही उनकी ताकत को मजबूत बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। ट्रेजेबो ने उन रईसों के लिए झाओ हाई को बढ़ावा दिया, जिससे उनमें समूह में शामिल होने वाले नए लोगों के लिए सम्मान की भावना पैदा होगी। जेड वाटर सिटी में मामले पूरे होने के साथ झाओ हाई के समूह को छोड़ने का समय आ गया था। स्पेटियल बैग और आवश्यक वस्तुओं के अलावा झाओ हाई ने मुए को एक ब्लड हॉक के साथ साथ भूमिगत गोदाम में रखे 100 मरे हुए लोगों के साथ भी छोड़ दिया। यदि कोई स्थिति सामने आती है, तो वे मरे हुए लोग मुए की सहायता के लिए वहां मौजूद थे। अब उसे जेड वाटर सिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और हेवन की मरम्मत पूरी होने के साथ झाओ हाई अब झींगा जनजाति के साथ व्यापार करने के लिए जल्दी कर रहा था। उसे चिंता थी कि यदि उसने बहुत अधिक समय लिया, तो झींगा लोग उसे भूल सकते हैं। वह चाली को अलविदा कहने गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से हेवन पहुंचा देगा। इसने झाओ हाई को प्रभावित किया, साथ ही चाली के अधीनस्थों को भी चौंका दिया। चाली एक राजकुमार था, उसके लिए झाओ हाई के साथ बहुत करीब से अभिनय करना एक आश्चर्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह न केवल झाओ हाई के साथ घनिष्ठ था, बल्कि सम्मानजनक व्यवहार भी कर रहा था, जिससे वे और भी अधिक स्तब्ध हो गए। अल्पविराम। दूसरी ओर झाओ हाई को नहीं पता था कि कैल्सी परिवार के साथ उसकी स्थिति इस समय खराब चल रही है। स्मिथ ने इस मामले पर अपने विचारों के बारे में अपने भाइयों को लिखा ताकि वे उसका समर्थन कर सकें। वह बताना चाहता था कि उन्हें झाओ हाई को नाराज नहीं करना चाहिए। वह चाहता था कि परिवार सिर्फ झाओ हाई के साथ साझेदारी करे और उस पर दबाव न डाले। हालांकि स्मिथ को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई वास्तव में उसका समर्थन नहीं करेंगे। स्मिथ को यह भी समझ आया कि क्यों उनके भाई झाओ हाई से नहीं मिल पाए। इसके अलावा परिवार के साथ झाओ हाई की बातचीत बहुत कम थी। उनके भाई इस मामले में स्मिथ का समर्थन करने के लिए झाओ हाई की अधिक समझ चाहते थे। लेकिन जब भाई झाओ हाई को देखने में अपना समय ले रहे थे, जुवान ऐसा नहीं कर रहा था। जुवान के जन्म के बाद से उसके चेहरे पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। झाओ हाई ने उसका जहाज छीन लिया, उसे एक नाव पर फेंक दिया और स्मिथ द्वारा उसे बचा लिया। ये सबसे अपमानजनक बात थी जो उसने अनुभव की थी। इस वजह से हाल ही में उसके दिमाग में सिर्फ बदला लेने की बात आई। कबीले में लौटने के बाद उन्होंने तुरंत झाओ हाई के साथ अपनी बातचीत की सूचना दी, निश्चित रूप से यहाँ और वहाँ कुछ अतिरिक्त के साथ। उन्होंने व्यक्त किया कि झाओ हाई परिवार का सम्मान नहीं करते थे। जुवान स्वयं को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रहा था, जिसे एक दुष्ट चरित्र द्वारा परेशान किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप झाओ हाई के बारे में कैल्सी परिवार का दृष्टिकोण और भी बदतर होता गया। हालांकि स्मिथ ने झाओ हाई के लिए अच्छी समीक्षाएं लिखी थी, लेकिन एक कागज पर लिखे कुछ पत्रों की तुलना में एक दुखी व्यक्ति का प्रभाव बहुत दूर तक था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि परिवार को झाओ हाई के हाथों के उत्पादों में भारी रुचि थी, वे झाओ हाई पर दबाव डालना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वह मुड़ेगा या नहीं। इस समय परिवार को जानकारी मिली कि झाओ हाई जेड वाटर सिटी पहुंचे थे और सिटी लॉर्ड्स मैंशन में रह रहे थे। उन्हें चाली के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी पता चला और तीसरा राजकुमार उसे कैसे महत्व दे रहा था। यहाँ तक कि उसका दूसरे राजकुमार से भी विवाद हो गया। जब ये खबर परिवार को मिली तो स्मिथ को पछतावा हुआ। उन्होंने परिवार को एक और पत्र लिखा कि झाओ हाई उनका दुश्मन नहीं बन सकता। यदि झाओ हाई परिवार के साथ दुश्मनी बनाता है, तो उन्हें निश्चित रूप से भारी झटका लगेगा। लेकिन परिवार ने उनकी बात नहीं मानी। उनके लिए झाओ हाई कृतघ्न था।
न केवल उन्होंने स्मिथ की बात नहीं मानी और झाओ हाई के साथ अपने रिश्ते को बहाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने झाओ हाई को सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए जेड वाटर सिटी के अंदर अपने जासूसों को तैनात किया। दुर्भाग्य से उनके लिए जेड वाटर सिटी के अंदर झाओ हाई बहुत कम महत्वपूर्ण था। वह कभी कभार ही बाहर जाता था, ठीक वैसे ही जैसे वह स्काई वाटर सिटी में वापस आया था। झाओ हाई की हरकतों से कैल्सी परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भले ही परिवार एक स्थापित कुलीन परिवार था, वे सिटी लॉर्ड्स मैंशन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे, वह स्थान जहां तीसरे राजकुमार चार्ली रहते हैं। लेकिन जब उन्हें शहर के अंदर झाओ हाई की दुकान के बारे में पता चला तो वे खुश हुए। वे झाओ हाई को सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आगे की पूछताछ पर उन्हें पता चला कि दुकान चार्ली की ओर से झाओ हाई को एक उपहार थी। यदि खरीदी गई जगह झाओ हाई थी तो वे इसे नष्ट करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन चार्ली के मिश्रण में यह एक और मामला बन गया। भले ही महान परिवारों को झाओ हाई की परवाह नहीं थी, उनके पास चार्ली को कुछ चेहरा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा न केवल चार्ली नाराज होगा, रोसेन इंपीरियल कबीला भी इसमें शामिल होगा। ऐसा मत सोचिए कि केवल कुलीन लोग ही अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं, शाही कबीला भी उनके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक था, यहाँ तक कि स्थापित कुलीनों से भी अधिक। चाहे कुछ भी हो, कैल्सी परिवार रोसेन साम्राज्य के अंदर रह रहा था। यदि परिवार ने चीजों को बहुत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो शाही परिवार विनम्र नहीं होगा। यदि एक स्थापित कुलीन और एक शाही कबीला आमने सामने हो जाता है तो जिसे अधिक नुकसान होगा वह निश्चित रूप से स्थापित कुलीन परिवार होगा। चूंकि कैल्सी परिवार जेड वाटर सिटी के अंदर जाने में असमर्थ था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान झाओ हाई पर केंद्रित कर दिया। उनका मानना था कि झाओ हाई हमेशा के लिए शहर के अंदर नहीं रहेगा। और आखिरकार झाओ हाई जेड वाटर सिटी छोड़ रहा था। परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि चार्ली व्यक्तिगत रूप से आएंगे और झाओ हाई को विदाई देंगे। यह इशारा स्वाभाविक रूप से परिवार को समझ में आ गया। इस परिदृश्य के संबंध में परिवार तैयार नहीं था। वे झाओ हाई के खिलाफ कार्रवाई करने में झिझक रहे थे। अंत में जेड वाटर सिटी में उनके संचालन का प्रभारी व्यक्ति केवल मुख्यालय को संदेश भेज सका और उनके निर्देश की प्रतीक्षा कर सका। झाओ हाई को कैल्सी परिवार के कार्यों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि स्मिथ ने पहले ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्मिथ को अभी तक अपने अन्य भाइयों का समर्थन नहीं मिलेगा। अकेले होने के कारण स्मिथ इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्हें स्थिति के बारे में सूचित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जेड वाटर सिटी छोड़ने के दूसरे दिन झाओ हाई को स्मिथ से ब्लड हॉक के माध्यम से भेजा गया एक पत्र मिला। पत्र में हाल की और भविष्य की कार्रवाइयां थी जिनकी कैल्सी परिवार ने योजना बनाई थी। स्मिथ ने इस बार झाओ हाई से धैर्य रखने का आग्रह नहीं किया, बल्कि वह चाहते थे कि झाओ हाई परिवार को सबक सिखाएं। इसका मतलब यह नहीं था कि स्मिथ परिवार से नाता तोड़ना चाहता था। वह बस झाओ हाई को परिवार के जिद्दी बुजुर्गों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वे कभी न भूलें। वह उन्हें समझाना चाहता था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। वह चाहता था कि झाओ हाई परिवार को दिखाए कि वह कितना सक्षम है। झाओ हाई ने नहीं सोचा था कि स्मिथ वास्तव में उनसे ऐसा करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने लॉरा को स्मिथ का पत्र सौंपा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे देखो। मैंने नहीं सोचा था कि बिग ब्रदर स्मिथ वास्तव में बहुत कट्टरपंथी व्यक्ति हैं। लॉरा ने पत्र प्राप्त किया और उसे देखा, फिर उसने चीखते हुए कहा, ये कुछ खास नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि भाई स्मिथ ने ऐसा क्यों किया। यदि माँ के परिवार में भाई स्मिथ जैसे लोग होते तो हमें वह अनुभव नहीं होता जो हमने किया। आपके बारे में क्या ख्याल है भाई है, आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए, हम सहमत क्यों नहीं होंगे। आखिरकार हमारे केवल भाई स्मिथ के साथ ही अच्छे संबंध हैं। बेहतर होगा कि हम उन्हें भाई स्मिथ की बातें समझाने के लिए अभी सबक सिखाएं। ठीक है, 2 दिन में गोल्ड मेडल फल तैयार हो जाएगा। उस समय आपकी रैंक में सुधार होगा। जो घटित होने वाला है उसके साथ हमारे पास अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक जगह होगी। जब लॉरा ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह मुस्कुरा दी। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा झाओ हाई ने कहा था। अब जबकि गोल्ड मेडल पेड़ पहले से ही परिपक्व हो चुका है, इसमें कुछ फल लगना केवल समय की बात है। पूरे पेड़ के जीवन काल में झाओ हाई को 80 गोल्ड मेडल फल मिल सकते हैं। गोल्ड मेडल पेड़ एक स्तर 60 का पौधा है। इसके फल की अवधि के 8 बैच होते हैं। ये हर बार 10 फल पैदा कर सकता है, जिससे ये बहुत कीमती हो जाता है। हालांकि फल पहले से ही फल पैदा कर रहा था, लॉरा और अन्य लोगों ने इसे तुरंत नहीं खाने का फैसला किया। हर दिन वे अभ्यास करने से पहले अंतरिक्ष के अंदर जीवन का तरल पदार्थ पीते थे, जिससे वे गोल्ड मेडल फल खाने के दौरान अपने शरीर को शीर्ष आकार में रखते थे। इस तैयारी की अवधि के कारण झाओ हाई ने बहुउद्देशीय प्रसंस्करण मशीन को लॉरा और अन्य लोगों के लिए कुछ निम्न स्तरीय पूरक औषधि का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के खर्च किए। हालांकि यह सीधे तौर पर उनकी ताकत में सुधार नहीं कर सका, लेकिन वे औषधियां उनकी ताकत बढ़ा सकती हैं शरीर की गुणवत्ता। जब कल फलों का आखिरी बैच तैयार हो जाएगा तो झाओ हाई ने लॉरा और अन्य लोगों को गोल्ड मेडल फल खिलाने का फैसला किया। झाओ हाई ने लॉरा की ओर अपना सिर घुमाया। लॉरा, तुम्हें क्या लगता है कि किस माउंट का उपयोग करना अच्छा है? अब जब दादाजी कुन ने मुझे घुड़सवारी सिखाना शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें भविष्य में किस माउंट का उपयोग करने की आवश्यकता है। लॉरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें माउंट चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि स्पेस के स्टोर में बहुत सारे अजीब जानवर उपलब्ध हैं। जब समय आएगा हम बस उन्हें खरीद सकते हैं और उन्हें अपने माउंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। झाओ हाई ने विरोध नहीं किया। अंतरिक्ष के अंदर कुछ पौराणिक चीनी जानवर भी दर्ज थे। इन जानवरों में कुछ ड्रैगन के समान रक्त वाले भी शामिल थे। वे सभी ताकत में 9वीं रैंक के विशेषज्ञ के बराबर थे। 9वीं रैंक के जानवरों को घुड़सवार के रूप में रखना निश्चित रूप से बहुत दबंग होगा। अब जब झाओ हाई ने घुड़सवारी कौशल सीखना शुरू कर दिया था तो वह अब आसानी से घोड़ों की सवारी कर सकता था, लेकिन अगर उसे घोड़े पर बैठकर लड़ना पड़े तो वह पिछड़ जाएगा। हालांकि उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि के कारण वह अभी भी 6ठी रैंक के योद्धा के खिलाफ लड़ सकता था। एक दिन जल्दी ही बीत गया। दूसरे दिन झाओ हाई ने अंतरिक्ष में जल्दी प्रवेश किया और गोल्ड मेडल फलों के अंतिम बैच के परिपक्व होने की प्रतीक्षा की। जल्द ही कयर ने एक और पेड़ लगाने के लिए भूमि का उपयोग करने से पहले फलों का आखिरी बैच एकत्र किया। झाओ हाई ने 3 गोल्ड मेडल फल वापस ले लिए और उनमें से एक लॉरा को देने के लिए तैयार हो गए, जबकि अन्य 2 ब्लॉकहेड और रॉकहेड को देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ब्लॉकहेड और रॉकहेड की ताकतें खराब नहीं थी, फिर भी उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। इससे दोनों बहुत चिंतित हो गए। लेकिन अब जब उन्हें आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया जो उन्हें अपनी ताकत सुधारने में मदद कर सकता है तो दोनों स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। कयर के अनुसार लॉरा केवल आधा फल खा सकता है, जबकि ब्लॉकहेड और रॉकहेड उन्हें पूरा खा सकते हैं।
झाओ हाई ने लॉरा को दोनों हिस्से सौंपने से पहले एक फल को 2 भागों में विभाजित किया। ब्लॉकहेड और रॉकहेड के लिए उन्होंने 2 पूर्ण फल दिए। तीनों लोग गोल्ड मेटल फल को उत्साह से देख रहे थे। पूरी ईमानदारी से कहें तो मेग और अन्य लोग कुछ हद तक ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे जानते थे कि वे गोल्ड मेटल फ्रूट के अनुकूल नहीं थे। ये काफी अफसोस की बात थी। झाओ हाई ने तीनों लोगों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया, जाओ और इसे खाओ। ऐसा करने के बाद अपने शरीर को स्थिर करो, यह मत भूलो कि अगले कुछ दिनों में हम कुछ लड़ाइयों में पड़ सकते हैं। तीनों ने सिर हिलाया, फिर अपने दिलों की तेज धड़कन के साथ उन्होंने गोल्ड मेटल फल खाया। ब्लॉकहेड और रॉकहेड सबसे पहले कुछ महसूस करने वाले थे, उनके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी क्योंकि ऊर्जा उनके शरीर में विस्फोट के बिंदु तक भर गई थी। दोनों तुरंत बैठे और अपनी बैटल क्यूई प्रसारित की। लॉरा की स्थिति भी ऐसी ही थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत हल्की थी क्योंकि उसने केवल आधा फल ही खाया था। लेकिन वह भी बैठ गई और साधना करने लगी। झाओ हाई ने उत्सुकता से तीनों को देखा, वह जानता था कि यह क्षण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि स्पेस ने कहा कि वे गोल्ड मेटल फल को सहन कर सकते हैं, लेकिन इसने झाओ हाई और अन्य लोगों को चिंता करने से नहीं रोका। तीनों को एक के बाद एक जागने में 8 घंटे लगे। इस समय कुन और ग्रीन भी अंतरिक्ष के अंदर थे। दोनों भी उत्सुकता से उन तीनों की ओर देख रहे थे। सबसे पहले जागने वाली लॉरा थी। उसने आसपास के लोगों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई, मैंने सभी को चिंतित कर दिया है। झाओ हाई ने तुरंत उत्तर दिया, इसके बारे में चिंता मत करो, तुम कैसे हो? क्या आपकी रैंक ऊपर आई? झाओ हाई के घबराए हुए चेहरे को देखकर लॉरा का दिल गर्म हो गया और उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरी ताकत 6ठी रैंक के शिखर पर पहुंच गई है। मेरा मानना है कि जब मैं फल का अगला आधा हिस्सा खाऊंगा तो मैं 8वीं रैंक पर पहुंच जाऊंगा। झाओ हाई को आराम मिला और वह खुश हो गया। इस बिंदु पर कुन खुशी से हंसे और कहा, शानदार युवा महिला, आखिरकार आप शीर्ष स्थान पर आ गईं। वे सभी लोग जो खेती करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपनी लंबी उम्र के लिए भी ऐसा किया। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन केवल 100 वर्ष तक ही पहुंच सकता है, लेकिन 8वीं रैंक का विशेषज्ञ 200 तक पहुंच सकता है। लंबे समय तक जीने के लिए हर किसी ने कड़ी मेहनत की। ये रईसों के लिए विशेष रूप से सच था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उनके पास अभ्यास करने के लिए पूरा समय था। इस समय ब्लॉकहेड और रॉकहेड भी जाग गए। उन दोनों के चेहरे पर राहत के भाव थे क्योंकि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। दोनों का लेवल भी 8वीं रैंक पर पहुंच गया था। ग्रुप में 8वीं रैंक के 2 और जोड़े गए थे, यह उनके लिए अच्छा था। ग्रीन ने दोनों की नई ताकतों को देखने के लिए उनकी आलोचना की, शायद इसलिए क्योंकि वे अभी भी अपनी नई ताकत के आदी नहीं थे। शुरुआत में ब्लॉकहेड और रॉकहेड की चालें बहुत कड़ी थीं, लेकिन दोनों ने धीरे धीरे सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया और ग्रीन के हमलों को रोकना शुरू कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि ग्रीन 8वीं रैंक के बीच एक शीर्ष विशेषज्ञ था। सामान्य 8वीं रैंक के योद्धा ग्रीन के हमले के तहत केवल कुछ सेकंड के लिए ही जीवित रह सकते थे। ब्लॉकहेड और रॉकहेड के लिए इस बिंदु पर उसके हमलों को रोकना दोनों के पास मौजूद जन्मजात शक्तियों को दर्शाता है। कुछ समय बाद ग्रीन हंसा और उसने अपनी स्पिरिट विंड तलवार वापस ले ली। उसने खुशी से दोनों की ओर देखा और कहा, अच्छा, तुम लड़के मजबूत हो गए हो। आप दोनों के एक साथ काम करने से आपके पास पहले से ही 8वीं रैंक के शिखर की ताकत है। अगर एक साधारण 8वीं रैंक का व्यक्ति आप दोनों से मिलता है तो उसका दिन निश्चित रूप से खराब होगा। हाँ, मैं अंततः निश्चिंत हो सकता हूँ। तुम दोनों मेरी बात सुनो, अब से तुम्हें पूरे दिल से युवा मालिक की रक्षा करनी होगी। अगर यंग मास्टर का एक भी बाल गायब हो गया तो मुझे खुद तुम दोनों को डांटना पड़ेगा। ब्लॉकहेड और रॉकहेड दोनों बचपन से ही अनाथ थे। हालांकि यह बुरा कबीला था जो उन्हें अपने साथ ले गया, ये ग्रीन ही था जिसने उनकी देखभाल की। इससे दोनों ने ग्रीन के साथ वैसा ही सम्मान और प्रशंसा की जैसा एक बेटे के मन में अपने पिता के लिए होता है। इसलिए वे ग्रीन के मुंह से निकलने वाले हर निर्देश का पालन करेंगे। झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दी और कहा, दादाजी ग्रीन, ये ठीक है, बस उन्हें अपनी सहायता प्रदान करें, फिलहाल उन्हें मेरी सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन ने हंसते हुए कहा, ये सच है, लेकिन आयरन माउंटेन किले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ये दोनों मदद कर सकें। वहां के स्कूल शिक्षक भी मरे नहीं हैं, उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी। युवा मास्टर, अनुभव संचय करने के लिए बस उन्हें अपने साथ जाने दीजिए। झाओ हाई ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड को देखा और फिर सिर हिलाया, ठीक है, मेरे साथ आना और कुछ अनुभव प्राप्त करना उनके लिए अच्छा है। वे भविष्य में एक महत्वपूर्ण पद ग्रहण कर सकते हैं। ग्रीन और अन्य लोग हंसे। इस समय झाओ हाई को याद आया कि वे एक दिन के लिए भी अंतरिक्ष से बाहर नहीं गए थे, इसलिए वह तुरंत हेवन में वापस चले गए। सौभाग्य से जहाज पर कुछ भी खराबी नहीं थी। झाओ हाई को राहत महसूस हुई। जब झाओ हाई अंतरिक्ष में वापस गया तो लॉरा का कुन के साथ विवाद चल रहा था। ऐसा लगता है जैसे कुन भी देखना चाहता था कि लॉरा कितनी मजबूत हो गई है। झाओ हाई ने उन्हें परेशान नहीं किया और सिर्फ अपना प्रशिक्षण किया। चूंकि झाओ हाई ने पहले लड़ने का प्रशिक्षण नहीं लिया था, भले ही उसके पास 8वीं रैंक की ताकत हो, फिर भी उसका रुख अनावश्यक आंदोलनों से भरा था। बचपन से प्रशिक्षण लेने वाली लॉरा की तुलना में झाओ हाई की चाल बहुत खराब थी। इससे उसे अपनी और लॉरा की ताकत के बीच अंतर को पाटने की उम्मीद में और अधिक प्रयास करने पर मजबूर होना पड़ा। समूह ने अंतरिक्ष के अंदर कठोरता से प्रशिक्षण लिया, जबकि हेवन ने शांतिपूर्वक समुद्र में यात्रा की। हालांकि जहाज अकेला था, अन्य जहाज तब तक उस पर हमला नहीं करते थे जब तक कि उनके बीच दुश्मनी न हो। आखिरकार बख्तरबंद जहाज पर हमला करना आसान नहीं था। अल्पविराम। स्मिथ की स्थिति झाओ हाई के निष्क्रिय जीवन से काफी अलग थी। स्मिथ के सिर के बाल लगभग सफेद हो गए थे, वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उन्होंने झाओ हाई से वादा किया था कि परिवार के साथ मामले पर ध्यान दिया जाएगा, स्मिथ को यकीन नहीं था कि झाओ हाई अभी भी परिवार के साथ सहयोग करेगा या नहीं। यदि झाओ हाई अपनी साझेदारी छोड़ देता है तो परिवार को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसने परिवार से कितना भी आग्रह किया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। स्मिथ को लगभग यकीन हो गया था कि परिवार के बुजुर्गों के दिमाग में पत्थर हैं, ये देखकर कि वे स्थिति को लेकर कितने जिद्दी थे। वह पहले से ही जानता था कि परिवार ने झाओ हाई से निपटने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। इसके अलावा उनमें 20 सशस्त्र मालवाहक जहाजों के साथ 10वीं रैंक के विशेषज्ञ भी थे। ऐसी सेना काफी दुर्जय थी, लेकिन स्मिथ को यकीन था कि यह समूह झाओ हाई से निपटने में सक्षम नहीं होगा। स्मिथ स्पष्ट थे कि झाओ हाई वह व्यक्ति था जिसने न तो पहाड़ दिखाए और न ही समुद्र। किसी को भी उसकी ताकत को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन स्मिथ की भावनाएं बेकार थीं, परिवार ने उसकी एक न सुनी। स्मिथ को डर था कि अगर झाओ हाई से निपटने में परिवार को नुकसान भी उठाना पड़े तो भी वे नहीं रुकेंगे। स्मिथ को पता था कि वह और झाओ हाई इन 2 संघर्षों के बाद भी दोस्त रहेंगे। लेकिन स्मिथ को यकीन नहीं था कि झाओ हाई कैसे प्रतिशोध लेगा, क्या वह परिवार के खिलाफ जाएगा।
वह इस बारे में जितना अधिक सोचता था, उसके सिर में उतना ही दर्द होता जाता था। स्मिथ वहीं बैठा रहा, छत की ओर देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी समय एक कोमल आवाज सुनाई देती है, पिताजी क्या हुआ? तुम क्यों दुखी हैं? स्मिथ ने ऊपर देखा और मेगन को देखा। भले ही वह दुखी था, वह अपनी प्यारी बेटी को देखकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। मेगन, क्या तुम बाहर खेलने नहीं जा रही हो? मेरी चिंता मत करो, बस जाओ और अपने दोस्तों से मिलो। मेगन ने वास्तव में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मुझे सिस्टर लॉरा और सिस्टर मेग पसंद हैं। अगर मैं उनके साथ खेलता हूं तो मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। मेरे दोस्त ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास खाने और शादी के बारे में बातचीत करने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा कुछ और नहीं है जो वे करना चाहते हैं, ये बहुत उबाऊ है। स्मिथ ने आश्चर्य से मेगन की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेगन ऐसा कुछ कहेंगी। जब मेगन छोटी थी तब से वह परिवार की राजकुमारी थी। सबने उसे बिगाड़ा और उसे कुछ कष्ट नहीं होने दिया। स्मिथ से सभी काले प्रभाव भी दूर हो गए। लोगों की नज़र में मेगन की जिंदगी इंद्रधनुष और धूप से भरी थी। इस वजह से जब मेगन पर हमला हुआ तो कैल्सी परिवार बहुत अधिक सुरक्षात्मक हो गया। इसके अलावा स्मिथ ने मेगन के लिए विरासत का अधिकार पहले ही तैयार कर लिया था। इस तरह जब वह शादी करेगी तो उसका दहेज समृद्ध होगा। फिर उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। वह जो चाहे कर सकती है, चाहे खाना हो या खेलना, वह सब कुछ कर सकती है। लेकिन अब मेगन ने स्मिथ से कहा कि खेलना उबाऊ हो गया है। इससे स्मिथ का सिर चकरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्मिथ ने हैरान भाव से मेगन की ओर देखा। मेगन, तुमने अचानक ऐसा क्यों सोचा? क्या किसी ने तुम्हें बताया? आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कैल्सी परिवार उन सामान्य परिवारों की तरह नहीं है। हमारे परिवार की ताकत के साथ आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं परिवार में योगदान देना चाहती हूँ। मैं ऐसे दोस्त नहीं बनना चाहता जो सिर्फ आलस्य में रहते हैं, खाते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। सिस्टर लॉरा और सिस्टर मेग को देखो, वे मिस्टर झाओ है के साथ यात्रा कर रहे हैं, यह अच्छा होगा। स्मिथ ने मेगन को एकटक देखा। उसने नहीं सोचा था कि मेगन के मन में ये विचार होंगे। मेगन की ओर देखते ही स्मिथ ने आह भरी। वह जानता था कि उसकी प्यारी बेटी आखिरकार बड़ी हो गई है। स्मिथ ने मेगन की ओर देखा और कहा, मेगन, तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आएंगे? आप जानते हैं कि लॉरा ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऐसा करना चुना, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा। वे जो कर रहे हैं वह बहुत थका देने वाला होना चाहिए। मेगन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि ऐसे मामले थका देने वाले होते हैं, लेकिन मुझे उस तरह की महिला आकर्षक लगती है, अन्यथा मुझे लगता है कि वह केवल बेकार हो सकती है। स्मिथ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। दुबली और सुंदर मेगन को देखकर स्मिथ ने फिर से आह भरी। पलक झपकते ही उनकी बेटी आखिरकार शादी करने की उम्र में आ गई। लेकिन इस महाद्वीप पर मेगन को पाने के योग्य कौन था? स्मिथ जैसे दयालु पिता के लिए उन्होंने हमेशा सोचा कि मेगन सर्वश्रेष्ठ थी। उसके मन में कोई भी पुरुष उसके लायक नहीं है। इस वजह से उनके मन में शादी का कोई उम्मीदवार नहीं था। कैल्सिस जैसे महान परिवार को राजनीतिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कबीले में पुरुष और महिला के बीच का अनुपात बहुत विषम है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुरुषों को उतना ध्यान न मिले जबकि मेगन को मिला। अब तक मेगन के साथ कोई सगाई नहीं हुई थी, लेकिन जब स्मिथ ने लॉरा के बारे में सोचा तो झाओ हाई का चेहरा सामने आया। इससे स्मिथ चौंक गए। उन्होंने इस अचानक बेकार विचार से छुटकारा पाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। लेकिन विचार कभी कभी शैतान के समान होते थे। ये स्मिथ के दिमाग में घूमता रहा। वह झाओ हाई पर विचार किए बिना एक समय भी नहीं रह सका। उन्हें इस बात से सहमत होना पड़ा कि झाओ हाई एक अच्छे इंसान थे। वह भावनाओं को बहुत महत्व देता था, जानता था कि कब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, और वह काफी दुर्जय भी था। भले ही उसकी 2 मंगेतरें हों, महाद्वीप में एक कुलीन व्यक्ति के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना आम बात थी। इसके अलावा लॉरा और मेग के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मेगन वहीं खड़ी होकर देखती रही क्योंकि स्मिथ ने काफी देर तक बात नहीं की। उसने पूछा, पिताजी, क्या गलत है? आप किस बारे में सोच रहे हैं? स्मिथ ठीक हो गए और मेगन की ओर देखकर मुस्कुराए। ओह, ये कुछ भी नहीं है। तुम अब जाओ, मैं कल अंकल फिल से आपके लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। जाओ अपनी माँ से मिलो, नहीं तो वह मुझे डांटेंगी। मेगन ने उत्साहित चेहरे के साथ सिर हिलाया, फिर वह मुड़ी और चली गई। मेगन को वापस जाते हुए देखकर स्मिथ ने आह भरी और बुदबुदाया, शायद झाओ हाई से उसकी शादी कराना बुरा विचार नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने यह नहीं सोचा था कि स्मिथ को मेगन से शादी करने का कोई विचार होगा। पूरी ईमानदारी से कहें तो झाओ हाई का मेगन के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ बातचीत करते समय वह क्या करेगा। वह अब अपने जीवन से संतुष्ट था। वह लॉरा और मेग को अपनी मंगेतर के रूप में पाकर भी संतुष्ट था। झाओ हाई ऐसे व्यक्ति थे जो आसानी से संतुष्ट हो जाते थे। जब वह पृथ्वी पर वापस आया, भले ही उसकी रॉयल्टी से केवल कुछ ही कमाई हुई हो, फिर भी वह बहुत खुश था। जब तक उसके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए जगह है और वह अपनी पसंद की सभी चीजें कर सकता है, तब तक वह संतुष्ट था। जब वह कॉन्टिनेंट पहुंचे तो वह भी काफी संतुष्ट थे। उसके पास रोपण के लिए जगह थी, 2 खूबसूरत मंगेतर, काफी संख्या में वफादार अधीनस्थ और ढेर सारे मरे हुए लोग। उनका वर्तमान जीवन अच्छा था, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वह जानता था कि वह अभी भी और अधिक कर सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध चीनी सर्जन क्यूफाजू ने कहा था, जो नहीं ज्ञात है उसे जानने की आवश्यकता पैदा करें, कठिन अध्ययन करें या बस संतुष्ट रहें। ये प्रसिद्ध कहावत झाओ हाई का आदर्श वाक्य था। भले ही वह एक संतुष्ट व्यक्ति हो, फिर भी वह मामलों को संभालने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। वह हमेशा अपनी कमियों के बारे में पता लगाना चाहता था और खुद में सुधार करना जारी रखता था, यह आशा करते हुए कि वह पहले की तुलना में उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। वर्तमान समय में भी ऐसा ही था। वह अपने जीवन से संतुष्ट थे, लेकिन वह जानते थे कि वह अब लेखक नहीं थे। वह एक जमींदार रईस था। उसे अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए व्यवसाय करने की जरूरत थी। हालांकि उसने ये भी सोचा कि क्षेत्र पहले से ही अच्छा कर रहा है। वह जानता था कि यह और भी बेहतर कर सकता है। यही कारण है कि वह फिलहाल असंतुष्ट हैं। अपने लक्ष्यों के लिए उन्हें सभी बाधाओं को पार करना था, इसलिए वे चुनौतियों से नहीं डरते थे। वह जानता था कि कठिनाइयां आपकी दुश्मन हैं। यदि आप अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ लेंगे और भाग जाएंगे तो ये शत्रु को पीठ दिखाने के समान होगा। आपका जीवन और मृत्यु अब आपके हाथ में नहीं होगी, इसलिए भागने की बजाय आपको अपने दुश्मनों पर काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि आप असफल भी होते हैं तो कम से कम आप ही अपने भाग्य का फैसला करने वाले व्यक्ति थे, दूसरों को नहीं।
इसलिए झाओ हाई ने दक्षिणी राजा का सामना करना चुना, उसने रेडियंट चर्च का सामना करना चुना। हालांकि वह प्रेयरी में छिप गया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चर्च ने उसका पीछा किया था, उसे खदेड़ दिया और उसे वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। छोड़ने का चुनाव करना भागने के बराबर नहीं है। इस समय झाओ हाई अंतरिक्ष में अपनी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे थे। वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा उन्हें वास्तव में मार्शल आर्ट करने में आनंद आया। एक चीनी व्यक्ति के रूप में उनका हमेशा मार्शल सपना था और झाओ हाई जैसे उपन्यासकार के लिए तो और भी अधिक। अब जब उसके लिए खेती करना संभव हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से मास्टर बनने का मौका लपक लेगा। उसी समय झाओ हाई भी केल्सी परिवार की प्रतीक्षा कर रहा था। स्मिथ ने उससे परिवार को सबक सिखाने के लिए कहा, इसलिए झाओ हाई को उसकी बात माननी पड़ी। भले ही स्मिथ ने ऐसा नहीं कहा हो, फिर भी वह ऐसा करेंगे। झाओ हाई का मानना है कि स्मिथ को यह पता था, यही कारण है कि उन्होंने पत्र भेजा, ताकि दोनों के रिश्ते को बनाए रखा जा सके और भविष्य के लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ा जा सके। झाओ हाई ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, आखिरकार उसे केल्सी परिवार से घृणा थी। लेकिन उनके मन में भी स्मिथ को लेकर अच्छी भावनाएं हैं, वे भी अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहते थे। इस प्रकार झाओ हाई ने स्मिथ को एक उत्तर पत्र भेजा। हालांकि सामग्री सामान्य थी, वह जानता था कि स्मिथ समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। केल्सी परिवार की ओर से आने वाले हमले के संबंध में झाओ हाई को कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि केल्सी परिवार उसके बाद 9वीं रैंक नहीं भेजेगा। अन्यथा स्मिथ उसे परिवार को सबक सिखाने के लिए नहीं कहता, बल्कि वह झाओ हाई को भाग जाने के लिए कहता। झाओ हाई का ध्यान मेरफोक की ओर अधिक झुका हुआ था। ये समुद्री निवासियों के साथ उनका व्यापार करने का पहला अवसर था। वास्तव में यह महाद्वीप के लिए पहला था। वह नहीं जानता था कि मेरफोक कैसे कार्य करेगा। वह जानता था कि मनुष्य और मेरफोक के बीच वर्षों से मतभेद रहा है, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं किया है? झाओ हाई के लिए यह अकल्पनीय था। लेकिन झाओ हाई को यह भी पता था कि इन हिस्सों के आसपास मौजूद जहाज लगभग सभी समुद्री डाकू जहाज हैं, और इन समुद्री डाकू जहाजों पर ऐसे लोग थे जो उतने मजबूत नहीं थे। यदि वे गहरे समुद्र में दूर तक चले गए तो उनके जहाज अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए समुद्री निवासियों के साथ व्यापार करना संभव नहीं होगा। यदि झाओ हाई की ताकत पर्याप्त नहीं होती तो वह झींगा जनजाति का भोजन बन सकता था। इसके अलावा मेरफोक के संबंध में महाद्वीप के लोगों का सामान्य दृष्टिकोण ज्यादातर नकारात्मक था। समुद्र में मेरफोक के जीवन की रहस्यमय प्रकृति को जोड़ते हुए मनुष्य उनके संपर्क में आना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से मानव व्यापारी वैसा व्यवसाय नहीं कर सकते जैसा उन्होंने बीस्टमैन के साथ किया था। झाओ हाई का बीस्टमैन के साथ साथ मेरफोक द्वारा भी स्वागत करने में सक्षम होने का कारण यह था कि वह उन्हें अपने बराबर मानता था। एलियंस नहीं जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अगर झाओ हाई जैसी ताकत वाला कोई विशेषज्ञ उन झींगा जनजातियों से मिलता है तो वे उन्हें तुरंत मार डालेंगे। व्यापार के बारे में बात करना तो दूर की बात है। झाओ हाई की चिंता ये थी कि मेरफोर्ड उनके व्यापार के दौरान कैसे कार्य करेगा। वह नहीं जानता था कि क्या वे उसके साथ एक सामान्य साथी की तरह व्यवहार करेंगे या बस उसे मूर्ख समझेंगे और उसके सामान का कम मूल्यांकन करेंगे। हालांकि यह एक जोखिम भरा कदम था, फिर भी झाओ हाई इसे करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें स्पष्ट था कि यदि यह व्यवसाय सफलतापूर्वक चला तो उनके बुडा कबीले को एक और सफलता मिलेगी। जेड वाटर सिटी छोड़ने के 5वें दिन झाओ हाई के जहाज ने रोसेन साम्राज्य की नौसेना द्वारा शासित जल क्षेत्र को छोड़ दिया था और आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि झाओ हाई को भी पता था कि मुसीबतें आएंगी, केल्सी परिवार का हमला जल्द ही आएगा। और जैसा कि झाओ हाई को उम्मीद थी, उसके अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के दूसरे दिन केल्सी परिवार के लोग आए। कुल मिलाकर उनके पास 20 सशस्त्र जहाज थे, 15 3 मस्तूल वाले जहाज थे, जबकि 5 मस्तूल वाले लोहे के जहाज थे। ऐसा दृश्य दबंग था, केवल केल्सी परिवार जैसा महान परिवार ही ऐसा करने का जोखिम उठा सकता था। झाओ हाई ने शांति से